अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूँ किरण आफ्ताब। इतना पॉज क्यों दिया आपने? मैं असल में ये सोच रही थी कि कल इतनी सारी बड़ी बड़ी खबरें थी, मैं पहले किस खबर की बात करूं? ठीक है। तो जो बात सबसे आखिर में हुई कल, आज हम करते हैं उसकी बात सबसे पहले। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब की बात कर रही हूँ, उनके पैगाम की बात कर रही हूँ। उन्होंने कह दिया है कि अब से 10 साल पहले तक के कर्जे कहाँ गए, इसका पूरा हिसाब लेंगे। 24,000 अरब का जो कर्जा है ये कैसे चढ़ा, इसको आप पता करके रहेंगे और इसके लिए कमीशन भी बनाएंगे। किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 1 साल बड़ा मुश्किल का है, फिर आसानी हो जाएगी। तो जब आसानी होगी तब होगी। हम इसी साल इसी सन की बात कर लेते हैं। बजट की तेज धार तले आम आदमी आ गया। बेरोजगारी बढ़ रही है, तनख्वाहों में इजाफा हो के नहीं दे रहा, टैक्सेस की भरमार है, छोटी से छोटी शय पर भी बहुत सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। गैस बिजली अगर आपको लगता था महंगी है, महंगी नहीं जी, बहुत महंगी तरीन हो जाएगी। और फिर भी वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर कहते हैं बजट बनाने का बुनियादी मकसद आवाम की फलाह नहीं तो और क्या है। एक्जैक्टली वो कहते हैं तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह में इजाफा, खाने पीने की अशिया महंगी। ऑपोजिशन के मुताबिक ये बजट नहीं है जनाब, अवाम का खून चूसने का एक फार्मूला है। इसीलिए बजट तकरीर में हंगामा और बड़े किरण बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। और अगर बड़ा हंगामा हुआ है तो बड़ी हलचल की बात भी कर लेते हैं। बड़ी हलचल है अपने पानियों में ही नहीं जनाब, 7 समुंदर पार भी। गिरफ्तारियों की लहर में कुछ और सियासी रहनुमाओं के पैरों से मट्टी रखने वाली है। सियाने कहते हैं कुछ और बड़े नाखुदाओं की किश्ती उलटने वाली है। माजी के 3 बड़े नाम, यहाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और वहाँ लंदन में बानी मुत्तहिदा अंदर हैं। अब फैसल वावडा ये कहते हैं कि सिलसिला रुकने वाला नहीं है अपने यहाँ। LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान का नंबर आने वाला है। उधर सिंध के खजाने से अरबों रुपए ऐसी शुगर मिल्स के लिए सब्सिडी दी गई जिनकी मशीनरी तक नहीं थी। और भी कुछ मामलात हैं। इसी सिलसिले में ये कहा जा रहा है सिंध की एक बड़ी शख्सियत है, ये भी कतार में है। यानी हलचल मची रहेगी, हंगामा बपा रहेगा, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन नया दिन को भी चलना है। हमारी जो टॉप स्टोरीज हैं, यानी आज 2 घंटों में आपसे किन मामलात होगी, जानिए नया दिन की टॉप स्टोरीज में। लवारिस लाशों की शनाख्त का पेचीदा मसला हल हो गया। ईदी फाउंडेशन और CPLC का मुश्तरका मिशन प्रोजेक्ट शनाख्त के जरिए कई लाशों के वर्सा मिल गए। शरारतों के दौर, बचपन पर मेहनत मजदूरी का वार। मुल्क भर में कई बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। दुनिया भर में बच्चों की मशक्कत के खिलाफ आज दिन मनाया जा रहा है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन तो मौजूद मगर अमल दरामद ना होने के बराबर। वजूहात क्या है, जानिए कुछ देर बाद प्रोग्राम नया दिन में। गुजरांवाला में मालिकन आपे से बाहर, 10 साला घरेलू मुलाजिमा की मुबैना तशद्दुद से मौत। मालिकन ने काम ना करने पर छत से धक्का देकर हादसे का रंग दिया, वरसा का इल्जाम। आपका मोबाइल फोन, आपका कारोबार, सोशल मीडिया पैसा कमाने के लिए इंतहाई साजगार। इंस्टाग्राम पर पैसे कैसे कमाएं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स आज प्रोग्राम में गौर बताएंगी। इंसानी खिदमत में कमाल, मोहसिन इंसानियत और बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईधी वतन अजीज का बड़ा नाम। अब बच्चे भी अब्दुल सत्तार ईधी की जिंदगी के तमाम पहलू जान सकेंगे क्योंकि ईधी बाबा के नाम से किताब शाया कर दी गई। कौमी टीम के साबिक कप्तान और मायनाज बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने 62 बहारें देख ली। भारत के खिलाफ आखिरी गेंद पर लगाया गया छक्का शायकीन को आज भी याद। लेजेंडरी बल्लेबाज को समा की तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद। टॉप स्टोरीज आप जान चुके और आज का पहला अहम मौजू लावारिस लाशों की शनाख्त का मामला। गुज़श्ता कई बरसों से ईदी फाउंडेशन के लिए ये एक कठिन इम्तिहान था। गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान ईदी फाउंडेशन की जानिब से मवाज कोट कब्रिस्तान में 2 लाख से जायद लावारिस लाशों की तदफीन की जा चुकी है। लेकिन अब लावारिस लाशों की शनाख्त का ये पेचीदा मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है और CPLC ने नादरा की मदद से शनाख्त के नाम से एक मंसूबे का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में
हम तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं, पूरी तरह से बात करना चाहते हैं, इसके सारे पहलुओं का जायज़ा लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से। शुएब, मैं चाहती हूँ कि हम उसकी बात कर लें। ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कुछ मनाजिर हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं इन इलाकों के बारे में भी आपको बता देती हूँ। मानसहरा, बोनेर, स्वात, एबटाबाद, स्वाबी और आसपास ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। लोग घबराए भी हैं इस सिलसिले में और आप देख सकते हैं कि घबराहट भी आया है और जो ज़लज़ले की शिद्दत है इसके बारे में भी जानना इस पर ज़रूरी है। सैयद शहाबुद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा ज़लज़ले की शिद्दत क्या रही, क्या इस सिलसिले में आप हमें बता सकते हैं, इसका मरकज़ क्या था? जी, ये जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के 2 डिवीजन है, मलाकन डिवीजन और हज़ारा डिवीजन। इनके बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं जिसके बायस लोगों में खौफ हरास भी फैल गया, लोगों से भी घरों से भी बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत के हवाले से ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.0 थी और ज़ेर ज़मीन गहराई सिर्फ 18 किलोमीटर थी। इसी तरह जो ज़लज़ले का मरकज़ था वो जिला ग्राम से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी सिलसिला था। ताहम अभी तक जो इत्तलात है इनके मुताबिक किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। जी ठीक है, आपने हमें इस सिलसिले में अपडेट किया। सैयद शहाबुद्दीन, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ इलाके, यहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शांगला, मानसहरा, स्वात, एबटाबाद, बालाकोट, बडग्राम, तुरगर और आसपास के इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। हमारे नुमाइंदे भी इसी बारे में अपडेट कर रहे थे। मनाजिर भी हमने नया दिन के नाज़रीन को दिखाए। और इस अहम खबर से पहले जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट शनाख्त से मुताल्लिक कि किस तरीके से अब ये मामला हल हो सकता है और कितना हल हो चुका है, यानी CPLC और ईदी फाउंडेशन ने मिलकर किस तरीके से काम किया, इसकी अब हम बात करते हैं। हमारे मेहमान मसला हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और बहुत इस सिलसिले में काम का होना, इस सिलसिले में डाटा का इकट्ठा होना और इस सिलसिले में इतना कुछ हो जाना, ये बड़ा मुश्किल मरहला था, वाकई कठिन था। लेकिन आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस सिलसिले में बहुत काम किया, अनथक मेहनत की और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। इंतहाई हसास मसला था ये, इंतहाई हसास मसला है ये और इसी के ऊपर आज बात करने के लिए हमने अपने मेहमानों को दावत भी एग्जैक्टली समाजी रहनुमा फैसल ईदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू नया दिन। साथ आमिर हसन साहब हेड ऑफ टास्क फोर्स एंड शनाख्त प्रोजेक्ट के, आपको भी कहेंगे वेलकम। मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। प्रोजेक्ट शनाख्त कैसे काम करता है? पहले बता दूं कि शनाख्त सब साथ बैठे में 2015 अक्टूबर में हमने इसका आगाज़ किया। काम इस तरह से करता है कि बॉडीज़ जो रोड से आती हैं, पुलिस उसका मेडिकल लीगल करवाता है, देन वो ईदी फाउंडेशन में आ जाती हैं। वहाँ पे हमारा यूनिट हमने बनाया हुआ है जहाँ पे हम उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और ये फिंगरप्रिंट्स हम नादरा को भेज देते हैं। विदिन 24 आवर्स हम इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। फिर ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस के साथ मिलकर जहाँ भी एड्रेस आए होते हैं वहाँ तक इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर कराची से बाहर के होते हैं तो वहाँ भी इसकी इत्तला दी जाती है और अगर एड्रेस शिफ्ट हो जाते हैं या मसला होता है तो जो NICs हमारे पास मौजूद होते हैं तो उसमें हम उसके नंबर्स निकाल के, फ़ोन नंबर्स होते हैं जिन उनके जो वारिसीन होते हैं उनको इत्तला दी जाती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें अब तक, जिस हमने कहा 2015 से काम कर रहे हैं, कितने परसेंटेज ये शनाख्त का अमल आपको लगा कि मुकम्मल हुआ और एक परसेंटेज ऐसी अगर आप एक सक्सेस रेट की बात करेंगे तो इट्स अबाउट टू 67 to 70% सक्सेस रेट है। ओके, ये 2015 से लेकर अब तक है। जी हाँ। और आप फरमाइएगा सर, ये सबसे पेचीदा, सबसे बड़ा मसला होता है, फिर इसको पिक करना, आइडेंटिफाई करना और फिर इस सिलसिले में पूरी तरह से काम करना। दिक्कतें क्या क्या पेश आती हैं अब तक जो आपने नोट की, अब तक आप जिनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहे? देखिए, ये शनाख्त प्रोजेक्ट से पहले हमें जो बॉडीज़ मिलती थी उसकी शनाख्त का जो अमल होता था वो बिल्कुल मैनुअल होता था, जिसमें ये बायोमेट्रिक्स और ये चीज़ें नहीं थी, जिसमें हमारा जो सक्सेस रेट था वो बहुत कम था। वो लेट्स से अगर हमें 10 मिलती थी तो 2 या 3 ही इस काबिल होती थी कि जो शनाख्त हो सकें और जिनके घर वाले कराची में हों। अब ये कराची में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का रिश्तेदार है वो अंदरून सिंध है, अंदरून पंजाब है या NWFP या बलूचिस्तान से, क्योंकि कराची तो एक मिनी पाकिस्तान है, इसमें सारे पाकिस्तान के लोग आके कराची में काम करते हैं। तो इनका कभी एक्सीडेंट हो जाए, अकेला रह रहा है, तो इनके फिंगरप्रिंट्स की जो 2015 में जो शुरू किया, इससे पहले हमने 2014 में ट्राई की थी, कोशिश की थी। हमने कुछ ही
जो है वो दफ़ा हम कामयाब हुए, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर लिटरेट स्टाफ नहीं था। सही। तो नादरा ने हमें पहले एक्सेस दिया था, ये पूरा सिस्टम दिया था, लेकिन हम नहीं चला पाए। तो इन्होंने, आमिर भाई ने हमसे रब्ता किया कि इनके किसी जानने वाले का जो है वो इंतकाल हो गया, तो वो बहुत परेशान थे। फिर उनकी बॉडी गालिबन ईदी सट खाने से मिली। तो इन्होंने कहा कि हम जो है वो फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए, इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हमने ये किया तो हुआ है, लेकिन नादरा ने हमें एक्सेस भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे लोग इतने लिटरेट नहीं हैं जो इसको सही तरीके से चला सके। हमारे जो क्लर्क्स हैं जो रिवायती अंदाज में तो वो बहुत माशाल्लाह माहिर हैं। कैसे कर पाए आप लोग इसको? इन्होंने हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी। ओके। और हाँ, इन्होंने हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी और कंप्यूटर भी ला के दिया, और डिवाइसेस किस तरह इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपनी तरीके से क्योंकि इनका तो पुलिस के साथ होता है, तो इनको पता होता है कि बायोमेट्रिक्स किस तरह काम करते हैं। हमें तो इसका अंदाज़ा नहीं था कि बायोमेट्रिक्स किस तरह काम करती है। तो इसका सक्सेस रेट जो है पहले जो 10 में से 2 या 3 था, अब 6 से 7 हो चुका। सही। और अब जो है ये अब मैं पहली जो हमें बॉडी इनका जो सिस्टम लगा, तो हमने जो फिंगरप्रिंट्स डाली, तो हमें किसी ने इनकाउंटर करके, मतलब गोली मार के किसी को फेंक दिया था। तो उसकी जो फिंगरप्रिंट से जो एड्रेस निकला वो शुमाली वज़ीरिस्तान का निकला, और हम सब परेशान। तो हमारा जो करीब तरीन सेंटर था डेरा इस्माइल खान, मैंने उसको फ़ोन किया कि आप जो है वो जाके इतला दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब वो हमारी एम्बुलेंसेस जाती है तो उस पर फायर होते हैं, हम कैसे इतला दें। तो मैं खुद परेशान हो गया कि यार अभी तो हमें इसकी शनाख्त भी हो गई, इसका एड्रेस मिल गया, फिर क्या किया? हम इसके घर वालों को कैसे इतला दें। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, और फिर मैंने सोचा फिर जो है ना जिस तहसील का तो वो था ना, तहसील हेडक्वार्टर मैंने फ़ोन किया। ओके। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तहसीलदार से, तो तहसीलदार ने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारे इलाके का ही एड्रेस है और करीब में एड्रेस है, तो मैं रात को किसी को शाम को या छुट्टी होगी तो मैं खुद चले जाऊंगा या किसी को भेज दूंगा और बता दूंगा कि ईदी से फ़ोन आया था और इस नाम का कोई बंदा उनके पास मौजूद है। सही। तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद से अपने मामू को भेजवाया और बॉडी रिसीव। ये अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि इस वक्त ईदी सर्द खाने में ऐसी कितनी डेड बॉडीज़ हैं कि जिनका अभी डाटा आपको इकट्ठा करना है, जिनकी मालूमात लेनी है, या जिनके ऊपर अभी काम हो चुका है? कुछ बता सकते हैं आप? देखें, ये डेली बुनियादों पे हमारे सर्द खाने में बॉडीज़ आती हैं, रोज़ आ रही होती हैं, और इनमें मेजॉरिटी चूँकि शनाख्त हो जाती है, लेकिन रिवायती इनका जो फिंगरप्रिंट्स का जो प्रोसेस है, इसमें नादरा ने हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया है। फिंगरप्रिंट्स हम लगाते हैं तो होता ये है कि इसके 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनकी तरफ से फिर ईमेल आती है, जिसमें जो है वो या तो कहते हैं मैच हुआ, अगर मैच हुआ है तो उसकी तस्वीर और उसकी जो है वो बायोडाटा हमें दे देते हैं, और उसका इस एड्रेस तरह दे से देते हैं। इसमें टाइम कितना लग जाता है? 3 से 4 दिन बाद हमें वो रिस्पांस देते हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ बेहोश अफराद ऐसे भी मिलते हैं जिनको हम छोड़ के तो आते हैं सिविल हॉस्पिटल जिना, लेकिन वो अननोन होते हैं, उनके साथ अननोन नहीं, उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता। अब कोई बड़ी उम्र का मेरा वालिद है, अगर रास्ते में कहीं जा रहा है, उसकी शुगर लो हुई, बेहोश हो गया, सिविल हॉस्पिटल ले गया, वो कहते हैं अटेंडेंट नहीं है, आप खुद ले जाओ, तो हमें उनको इदियोम लाना होता है। अगर नादरा हमें ज़िंदा लोगों का भी अगर एक्सेस दे देना और फ़ौरन एक्सेस हो, क्या कबाहत है तो कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। ये इसमें क्या मसला है? इसमें यानी इस पर कुछ ऐड कर दूं कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स के ऊपर काम शुरू हो चुका है, और टेस्ट बेस पे समझ लीजिए एक सॉफ्ट लॉन्च हो चुकी है, और सिविल के अंदर हम ये काम शुरू कर चुके हैं। जीपीएमसी से भी कुछ केसेस आए हैं हमारे पास, और ऑलमोस्ट 30 केसेस हम लोग कर चुके हैं जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट के ऊपर है। तो जो सर कह रहे हैं फैसल भाई, इंशाल्लाह वो सेम एक्सेस जो है वो फैसल भाई को मिलेगा इंशाल्लाह, और उस पर सारी जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। और आप ऑलरेडी उनके स्टाफ को ट्रेनिंग तो दे चुके हैं और आपका साथ बैठे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जिस तरह कराची के अंदर इन्होंने ये बायोमेट्रिक्स की एक्सेस दी हुई है, इस तरह कोयटा, लाहौर, मुल्तान, दूसरे हमारे कोयटा भी है, लाहौर भी है, मुल्तान भी है, हैदराबाद में हमारा सर्द खाना भी जो हीट वेव आने वाली थी तो हमने जल्दी लगवा दिया। ओके। और हैदराबाद में, और ये बस 4-5 शहर हैं। अब पिंडी में और पेशावर में जो है वो रहता है,
तो वहाँ पे भी हम लगा देंगे। अगर इन चारों मतलब 5-6 शहरों में भी अगर हमें इजाज़त यानी मिल अभी जाए, सिर्फ कराची में आपको ये सिर्फ एक्सेस है, कराची आप में चाह रहे हैं कि बाकी तमाम शहरों में भी एक्सेस मिल जाए। कराची और तो ये हैदराबाद हम कर रहे हैं, दो सिटीज दो आप लोग cities कर रहे cover कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपने कहा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, 3 से 4 दिन लग जाते हैं, चलें वो तो डेड बॉडीज हैं, लेकिन ये जो अनकॉन्शियस या ऐसी उनको अगर कोई फौरी अगर हमें पता चल जाए, अगर एक बेहोश आदमी मिला है, उसको सिविल जिन्ना ने नहीं रखा, क्या है कि ये उसके अटेंडेंट हवाले नहीं से है। फौरी मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो अगर ये जिस तरह का टेस्ट केस हुआ 30 पेशेंट्स से मुतालिक आपने बताया, तो ये डायरेक्ट एक्सेस आपके पास है? देखिए डायरेक्ट एक्सेस नहीं, एक्सेस वही है जो ईडी में ये प्लांट 3-4 है, दिन लगेंगे उसमें? देखिए बहुत एक्सट्रीम केसेस में 3-4 दिन लगते हैं, फैसल भाई सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, मगर जब उनसे बात की जाती है तो समटाइम्स 3 से 4 घंटे के अंदर केसेस भी सॉल्व हुए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, 12 घंटे में भी आए। यहाँ पे एक जो चीज़ समझनी ये है कि ये 1-to-1 मैच नहीं है। अच्छा, जैसे कि किरण का NIC है 42101184 लिया, किरण का अंगूठा लगाया, 1-to-1 मैच सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि डाटा करोड़ों में है, ये करोड़ों, 22-23-24 करोड़ आवाम में से आप एक आदमी को निकाल रहे हैं, तो समटाइम इट टेक 3 hours 4 hours, इट टुक 3 days। मिनिमम तो बरल 3-4 घंटे ही जी है। 3-4 घंटे में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट सही आएँ, उनको मैच करना होता है, फिजिकली भी उनको मैच करना होता है, तो इसलिए अभी टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट द गुड थिंग इज आप टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ज़रा, जिस तरह आपने कहा टेस्ट केस के तो 30 केसेस बिल्कुल आपने किए हैं देखे हमने, हैं, किए तो हैं। इसको आप एक्सटेंड करेंगे Civil, और शहरों में भी लॉन्च करने के हवाले से बात वायरल हो रही है। बिल्कुल हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच कोई आमिर साहब। लाश लावारिस नहीं है, ये इसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। जब तक वाह, फैसल साहब वाह, जैसे लोग मौजूद हैं। इस मुल्क में, और हम सपोर्ट करने तैयार हैं। ज़बरदस्त, तो बहुत लोग शुक्रिया कोई आपकी लावारिस आमद नहीं का, आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में। इनको अभी हम छुट्टी नहीं देंगे, इनको सर। नहीं ऐसे जाने देंगे अभी हम, और क्योंकि हमारे पास कुछ और भी मामला हैं जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप रुकें और आप हमसे बात करें। बेहद शुक्रिया आपकी आमद का, Thank you so much. कॉफ़ी ज़रूर पीजिए। ठीक। मुझे ज़रा क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए मॉनिटरिंग policy। पार्टी में एंटी करप्शन विंग बनाने का फैसला कर लिया है। एंटी करप्शन विंग ये चेक करेगा, इसका जायजा लेगा कि अरकान असेंबली ने अपने हलके में कितने तरक्याती काम कराए भला, और जो फंड्स मिले भला वो कहाँ खर्च किए ये भी मालूम हो जाएगा। बिल्कुल आगे की बात भी बताएं। चले आप पार्टी जल्दी में से। कायम किया जाने वाला एंटी करप्शन विंग किन अफराद पर मुश्तमिल होगा, इसका फैसला बराह रास्त वजीर आजम करेंगे। तो ये एक खबर है जिससे मुतालिक हम बात कर रहे थे। एक और खबर आगे बढ़ के हम आपको दे देते हैं। प्यारी खबर है ये, प्यारी खबर है, पाकिस्तान का प्यारा पहलू। एग्जैक्टली और हम किस तरीके से मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। भारत से एक बार फिर सिख यात्री पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। 500 सिख यात्री 14 जून को वाघा रेलवे स्टेशन के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी अच्छे मेज़बान हैं, दिल के रास्ते वाह रहते हैं, तो ये भी जब आते हैं तो प्यार समेटते हैं, दुआएं देते हैं और जाते हैं। सिख मजहब के गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन जोड़ मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री आ रहे हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम और सिख रहनुमा इनका इस्तकबाल करेंगे, इनको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम करेंगे। जी आया नो 10 रोज़ा दौरा होगा ये, और पाकिस्तान मुकम्मल होने पर इस सिख यात्री 23 जून को वापस चले जाएंगे, भारत रवाना हो जाएंगे। तो ये थी इस दौरे की बात। एक और अहम आज का मौजू वो है चाइल्ड लेबर। बचपन जो कि हसीन यादों और शरारतों का दौर होता है, लेकिन अगर उसी बचपन पर गुर्बत का वार हो जाए, गुर्बत का साया हो, तो फिर एक बेचारा बच्चा मेहनत की भट्टी में झोंक दिया जाता है। हम बात करें चाइल्ड लेबर की, क्योंकि दुनिया भर में बच्चों की मशक्क़त के ख़िलाफ़ आज ये दिन मनाया जा रहा है। अब भी यानी 2019 है, बट करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है गरीब घराने से, और जहाँ तालीम नहीं है, जहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए ये एक बड़ी वजह होती है कि वो चाइल्ड लेबर की तरफ चले जाते हैं। भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं तो उन बच्चों को निकलना पड़ता है। तो आज के दिन पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। सड़कों पर खाक छानते ये मासूम भी किसी के लख्ते जिगर हैं। इन मासूम बच्चों ने भी दिल में सुहाने सपने सजा रखे हैं, मगर उन ख्वाबों की तकमील में गुर्बत सबसे बड़ी रुकावट है। नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े और तपती धूप में कभी किसी होटल तो कभी किसी वर्कशॉप में सख्त मेहनत, तो कहीं चीजें बेचकर पेट की आग बुझाने की कोशिश। ये नसीब है गुर्बत के बाइस
चाइल्ड लेबर का शिकार बनने वाले इन बच्चों का। आज दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद नौउम्र बच्चों को मशक्क़त की अजियतों से निजात दिलाकर स्कूल का रास्ता दिखाना और माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए मदद मुहैया करना है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों बच्चे घरेलू हालात से मजबूर होकर मशक्क़त कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर का शिकार इन बच्चों और बच्चियों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान हैं। तो ये वो मौजू है कि जिसके ऊपर हम फैसल ईदी साहब से बात करना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ इनसे ही बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर रोशनी डालनी है, इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देना। तो इसीलिए आज हमने दीगर मेहमान भी एग्जैक्टली मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम साहब हमें ज्वाइन करें, साथ साथ कींचर सिंधु मंगी साहिबा कानूनी माहिर हैं आप, थैंक यू सो मच, आप भी हमें ज्वाइन करेंगे। क्योंकि चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून तो बहरहाल है, लेकिन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इसलिए इस पर आज हम सबसे पहले कानूनी पहलू ही जान लेते हैं। कींचर साहिबा बताइएगा, बड़े वाज़ेह कानून है, मेड बी एट प्रोविंशियल लेवल्स, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान बहरहाल है, ऐसा ही है? और ऐसा होता रहा तो हम अपने बच्चों को बचाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे? मैं तो पहले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम इनवाइट किया। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि क्लास की बस्ती में जाकर ज़रा देखो, क्लास की बस्ती में जाकर ज़रा देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। यही सूरत हाल कुछ हमारे मुल्क की भी है। अगर हम हिस्ट्री को देखें और बैकग्राउंड को देखें तो चाइल्ड लेबर स्टार्ट कहाँ से हुआ, हम ज़रा उस पर नज़रसानी करेंगे। तो चाइल्ड लेबर असल में स्टार्ट जो हुआ ये यूएस में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से बच्चों को इस दलदल में धकेला गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूरोप के यतीम बच्चे थे उनको इस दलदल में धकेला गया और उनको इंडस्ट्रियल जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर किया गया, कोल माइंस में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे लोगों ने नावल्स लिखे, किताबों में अपने जिक्र किया, बहुत ज़्यादा काम हुआ इस पे। लेकिन अभी तक बदकिस्मती हमारे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की बदकिस्मती अगर कहा जाए तो ये है कि कानून बनने के बाद भी उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसा ही है जिस तरह आपने कहा कि हिस्ट्री पे आपने नज़र डाली और बहुत दफ़ा आवाज़ भी उठाई गई। स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ, मुझे एग्जैक्टली लॉ बताइए, क्या है लॉ? देखिए, हमारे पाकिस्तान में तो हमारे आइन में आर्टिकल 3 वो सबसे पहले इस चीज़ को बाउंड करता है कि 5 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के इस तरह के कारोबार में पहले तो उनको कोई भी कारोबार के लिए किसी जॉब के लिए इंगेज किया ना जाए, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास पूरी ये यहाँ पे सारे कानून मौजूद हैं जिसमें है फैक्ट्री एक्ट 1993। उसके अलावा ये हमारे पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान स्टॉप एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1996, माउंट लेबर सिस्टम एक्ट हमारे पास है 1992, और इसके बाद ही हमारे पास पंजाब कंपलसरी एजुकेशन है 1994। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल 1995। आर्टिकल 3 हमें बाउंड करता है कि हम 5 साल से 14 साल के बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी जगह पे कारोबारी मरकज़ में हम उनको नौकरी नहीं दे सकते। और इसके जो सज़ा है वो ये है कि अगर 5 साल से बड़ी उम्र के या 5 साल से छोटी 14 साल के बिटवीन जो उम्र आती है, उन बच्चों को अगर कहीं भी आप इस तरह से देखें तो आप इनके खिलाफ रिपोर्ट करें, जिसकी सज़ा इनिशियल स्टार्टिंग की सज़ा 6 महीने है और 20,000 से 50,000 फ़ाइन है। लेकिन अगर ये चीज़ दोहराई जाती है, बार बार ये चीज़ होती है, तो सज़ा 1 साल से 5 साल तक हो सकती है। इतने सारे कवानीन आपने सारे के सारे हमें बताए, कवानीन मौजूद हैं फैसल ईदी साहब, लेकिन कहीं पर अमल दरामद नहीं है। और ज़िंदगी की जो तल हकीकतें हैं, ख़ास तौर पर इस मामले में आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता। देखिए, ये चीप लेबर होते हैं, एक एडल्ट को रखने के चीप लेबर होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये चीप लेबर होते हैं। एडल्ट को रखने के लिए इनको 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह देनी पड़ती है, इनको 2-2 हज़ार में रखते हैं ये लोग, और इस्तेहसाल करते हैं, इनका तालीम छीन लेते हैं, इनका बचपन छीन लेते हैं। और ये मेंटालिटी हमारे हर जगह मौजूद है। हमारे बच्चों को, अभी मैं आपको भी रीसेंट मिसाल दूं, कराची में अभी रीसेंट पोलियो की एक जो मुहिम पूरे मुल्क में चल रही है, लियारी के अंदर एक फैमिली थी, उसने वालिद ने बच्चे को पोलियो की जो है ना कतरे नहीं पिलाने दिए। नतीजतन उस बच्चे को पोलियो हो गया। वो रिफ्यूज़ल में था, उसको कई दफ़ा जाके कहा गया, अगर यही चीज़ अमेरिका में हुई होती तो ये बच्चे उससे, बाकी बच्चे भी उससे छीन लिए जाते। क्योंकि ऐसी फैमिलियां जो हैं वो उन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने
कि जो है वो काबिल नहीं है। अगर मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैंने अपने बच्चे को अगर एक चमाट भी मार दी और सुबह अगर टीचर को उसने कंप्लेन कर दी कि मेरे बाप ने मुझे मारा है या मेरी माँ ने मुझे मारा है, टीचर की ड्यूटी होती है कि वो जाके रिपोर्ट करे पुलिस को। पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी, मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, या तो मुझे हिदायत करेंगे कि आइंदा अगर इस तरह की कंप्लेन हुई तो आपका बच्चा आपसे छीन लिया जाएगा। साहब ये ऐसे है क्योंकि वहाँ पर जो कवानीन हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। एक रीसेंट एग्जांपल जो कि बिल्कुल एक वाक़या हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, एक अफसोसनाक वाक़या है। एक और घरेलू मुलाजिमा मालकन के मुबैना तशद्दुद के बाइस ज़िंदगी की बाजी हार गई। नहीं, जब हम बात करें चाइल्ड लेबर की, तो ऐसे में हम वो एग्जांपल आपके सामने लाए हैं जब एक बच्ची जो कि वहाँ पर नौकरी कर रही थी, उसको मार दिया गया मुबैना तौर पर। गुजरांवाला का इलाका सैटेलाइट टाउन, यहाँ पर खानपुर शेखपुरा की घरेलू मुलाजिमा थी, इसको मालकन ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मुराद साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि घर का काम ना करने पर ही ऐसा हुआ। 10 साल बच्ची नीलम बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, हादसा जाहिर भी किया इन्होंने और घर की छत से धक्का दे दिया। यूं इस मासूम की जान गई। सारा मामला जानेंगे। समा के नुमाइंदे शहबाज खान हमारे साथ है। शहबाज, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, सब कुछ हो गया, पुलिस कहाँ रही, कोई गिरफ्तारी हुई, लोग एहतजाज अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इसकी मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि ये वो खातून है जिसकी 3 बच्चियां और 3 बच्चियों के होने पर इसका शोहर जो है ऑलरेडी इसको छोड़ चुका था और घर में इंतहाई गुर्बत और अफलास के हालात थे, जिस पर तंग आकर अपने घर के हालात को चलाने के लिए ये मुसरत बीबी जो है, इसने अपनी 10 साल नीलम को गुजरांवाला में घरेलू मुलाजमा के तौर पर वहाँ पे रखवाया और इसकी तनख्वाह से घर का निजाम और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी 3 बच्चियों का पेट पाल रही थी। कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद छत से जो मोहम्मद अली और उसकी बीवी है उन्होंने पटक दिया, जिस पर ये हॉस्पिटल जाकर जान की बाजी हार गई। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुकदमा तो पुलिस की मदयत में दर्ज हो गया, लेकिन 8 तारीख से लेके आज तक ना तो कोई मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजम गिरफ्तार हुआ है और ना ही अहकाम बाला में से किसी ने भी इस खातून का हाल पूछने की कोशिश की है। पूछा तक नहीं, पता भी नहीं किया। जी कहिए। जबकि सूरत हाल ये है कि उस औरत के घर में फाका कशी और घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो उसको जब गुजरांवाला में जाने के लिए किराया की जरूरत होती है तो वो भी उसके पास नहीं है। सही। तो शहबाज, बिल्कुल आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त नीलम की वालिदा हमें ज्वाइन कर रही हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि नीलम कब से मुलाजमत कर रही थी यहाँ पर? 8 महीने हो गए मेरी बच्ची लगी ਨੂੰ ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ। 4 ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਲੇਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਚੀ ਗਏ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡੀ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭਤਰੀ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾ ਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ। मैं ठीक है बाजी, मैं 2 बजे आ जाऊँगी। यानी उन्होंने नीलम से बात नहीं कराई, मुलाकात नहीं कराई। 8 महीने तो हो ही गए थे काम करते हुए, आप मुसलसल कोशिश करती रही अपनी बच्ची को मिलने की, नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें कहते थे कि कभी कराची गए हुए हैं, लाहौर गए हुए हैं, पिंडी गए हुए हैं, ऐसी बातें करते थे। अच्छा, ये भी बताइएगा, मेडिकल रिपोर्ट वो सामने आ गई है और पुलिस और ताउन कर रही है? तो आंदे ने भाई कोई पुलिस नहीं होनी, मैं साडी गल सुनती पई, कोई कुछ नहीं। मेरी धी दी कोई पर्ची हस्पताल च नहीं मिली, कोई उन्हें को मैडिकल रिपोर्ट नहीं मिली हैगी, कोई शह नहीं देंदे पे, ना पुलिस सुनती भी, ना मेरे को एडी दूर किराए ला के जाया जाता जे, ना कोई। 3 मेरे बच्चे ने कमान वाली वो सी जिहड़ी मर गई हुण मैं बच्चियां दा पेट पाला कि मैं इत्थों एडी दूर किराए लई आवां। मैनूं इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची दा बस इत्थे मेरी बच्ची दा केस आई है, मैनूं बस इंसाफ चाहिए।
मेरी बच्ची का जरा कुछ बनता है वो बना। इंसाफ चाहिए किरण, उनका यही शोएब, मुझे कहना नहीं, है। ये जवाब नहीं मुझे समझ में आया, क्या कहा वो इन्होंने? ये कह रही हैं कि मैं इतनी दूर बार बार जा नहीं सकती, किराया लगा के। ज़ाहिर है किरण पहले भी नहीं जा सकती थी, और अब अगर इंसाफ के लिए उन्हें जाना पड़े, बाहर निकलना पड़े, तो ये भी एक मुश्किल है। कमाने वाली उनकी ये बच्ची थी, और जो 3 बच्चे हैं वो तो नहीं कमा रहे, कमाने वाली रिपोर्टर चली तो गई। हम हमारे बता ही रहे ना, इनसे प्लीज ये पूछिए ना कि ये क्या वजह थी इन्होंने बच्ची को। बिल्कुल, मैं जानना चाह रहा हूँ की वजह सी कि बच्ची को घरेलू मुलाजमा बनना पड़ा। बस भाई मेरी बच्ची मियाँ ने कर ली शादी दूसरी, सानू खर्चा देंदा ही नहीं सी हैगा, इसलिए मजबूरी ना मैं अपनी बच्ची कोठी चलवा दी सी। और मैं शौक नहीं सी मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਠੀ ਚਲਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋ 4 ਆਨੇ ਆਂਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਂਭ ਲਏ थी, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, मैं ਤਾਂ मैं चुप कर जाऊँ। एक परेशानी है, यकीन जानिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिले और आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए नया दिन अपना प्लेटफॉर्म हाजिर रखे हुए, और हम इस इशू का फॉलो अप भी लेंगे। आप साथ मौजूद थी, बेहद शुक्रिया। और जिस तरह किरण वो कह रही हैं कि कमाने वाली चलेगी, वो तो यही उम्मीद करती थी कि ये पालेगी हमें, ये पाल पोस के बड़ा करेगी, जो बाकी बहन भाई ज़ाहिर है वो कमा रही थी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ना। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ हैं, अब ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, कलेजा नहीं फटा 10 साल की बच्ची की जान लेते हुए, कलेजा नहीं फटा इतनी मासूम बच्ची से काम लेते हुए, अब वो खातून बुरी तरह से रो रही हैं। ये लोगों के हौसलों को क्या हो जाता है, जज्बात को क्या हो जाता है, लोगों की इंसानियत कहाँ चली जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने बच्चों से काम लेने की ममानियत की है, और हमारे मुल्क के कानून में भी ममानियत है। अब छोटे मासूम बच्चों से काम लेते हैं, जबकि उनको यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर जहालत बढ़ रही है। ये वक्त होता है बच्चों को तालीम दिलाने का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ। दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, तालीम होनी चाहिए। जब तालीम नहीं होती तो ये वडेरे और सरमायादार जो है अपने घरों में गुलाम बना के रखते हैं। और ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि नस्ल दर नस्ल बच्चे जो है बेचारे काम कर रहे हैं। एक बड़ा होता है तो उसकी औलाद को ले लेते हैं। उसकी बुनियादी वजह मगरिब ममालिक को देख रहे हैं। मैं अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक में गया हूँ, वहाँ बच्चों से काम लेना इतना बड़ा जुर्म है जैसे कि कत्ल कर दिया हो किसका। लेकिन हमारे यहाँ लोग काम लेते हैं, उनकी गुर्बत से फायदा उठाकर हमारी हुकूमत जो है उन बच्चों के लिए कोई तालीमी असबाब मुहैया नहीं करती। महंगाई इतनी आसमानों पर चली गई है कि वो बेचारे मजबूर होते हैं अपने बच्चों के रोजगार के लिए। फिर वो जो मालिकान हैं उन बच्चों पर जुल्म भी करते हैं, मारते भी हैं, और उसके अलावा उनसे काम 24 घंटे ऐसे लेते हैं जैसे घरों से काम लिया जाता है। क्या अहकामात क्या है मुफ्ती साहब, प्लीज रहनुमाई कीजिए हमारी। अहकामात क्या है? एक बच्चे से इस तरह से काम लेना, उसको मारना पीटना गुनाह है ना? ये क्या सजा है इसकी? नाजायज है, हराम है। इस्लाम ने इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं की। अब देखें, अगर अमेरिका के अंदर कोई 10 साल के बच्चे से काम ले ले तो वहाँ पर बाकायदा काम देने वालों को सजा हो जाती है, कई साल कैद होता है। और ऐसी रियासत जो इस सिलसिले में क्या कुछ भी नहीं कर रही, उनके लिए क्या है जी? ऐसी रियासत जो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही, हुक्मरान इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे, बड़े कुछ नहीं कर रहे बच्चों को बचाने के लिए, ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे? हुक्मरानों ने अपने घरों के अंदर भी बच्चों को रखा हुआ है, उनको मजालिम करते हैं। हमारे मुल्क का सारा सिस्टम ही खराब है, निजाम खराब है, रियासत का निजाम खराब है। और ये कानून जो भी बनाए गए बच्चों से काम न लेने के, वो एक तरफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कानून बनाने वाले हैं उनके घरों में जब तक बच्चे और बच्चियां काम कर रहे हैं, ये तो बाकायदा इन लोगों के खिलाफ एक मिसाल, एक वो चलाई जाए, मुहिम चलाई जाए मीडिया के जरिए, महराज के जरिए। अगर किसी का कोई बच्चा काम करता है या बच्ची काम करती है तो उनके खिलाफ जो है इलाके के लोग एक्शन लें, और इलाके के लोग एक्शन लेंगे तो यानी हम सबको, बुराई जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो सबको अपना किरदार अदा करना होगा, तभी इस सबसे छुटकारा मिल सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है। अब हमारे साथ थे मुफ्ती साहब और आप हमको बता भी रहे थे इस सिलसिले में। फैसल इदी साहब, मैं आपका कमेंट चाहूंगी। कवानीन मौजूद है, दीन मौजूद है,
बहुत सारे लोगों को कम इल्मी है, ऐसा ना फौरी ये कहा नहीं जा सकता। अब ये फरमाइएगा कि इम्प्लीमेंट करवाए तो कैसे, अव्वलन करना क्या चाहिए? देखें, एक तो कानून बहुत महंगा है पाकिस्तान में। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, ये गरीब के लिए नहीं है, ये सिर्फ अमीरों के लिए है। ये जो है सर्व करता है कॉलोनीज़ को। आज तक इसके जो बेसिक जो नुकात हैं उनको चेंज नहीं किया गया और इसको सस्ता भी नहीं किया गया। दूसरा, हमारे यहाँ सेशन कोर्ट्स और अदालत जो छोटी कोर्ट्स होती हैं वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं, वो फ़ैसले दे भी दें तो कोई अहमियत नहीं। तीसरा, शाहरुख जतोई का केस आप सब लोगों के सामने मौजूद है कि हमारा दीन भी जो है वो अमीरों के साथ खड़ा होता है। एक इम्पैक्ट ये आ गया हाँ। इस सिलसिले में। तो गरीब के लिए हो जाना भी अच्छा देखें है। गरीब के लिए बस जदोजहद करता रहे और कोशिश करे कि क्या हासिल कर सकता है। वैसे मुझे बस अब इस मौके पे बोलना मायूसी है, नाउमीदी है, और अमीरों के लिए हर चीज़ अवेलेबल है और गरीबों को अभी KCR की जो मूवमेंट चल रही है, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो हुकूमत है, किस बेदर्दी से हज़ारों लोगों को बेघर कर रही है। रेलवे लाइन पे जो मुतासरीन है KCR के, ये मुतासरीन हैं, इनको हमने कहा कि ये काबजीन होंगे किसी ज़माने में, लेकिन ये 50-50, 60-60 साल से इवन पाकिस्तान के पहले से यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात की जा रही है कि अगर आपने हटाना भी है तो आप ऑल्टरनेट उन्हें कोई जगह फराहम करें, उनको कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अभी इनको हटा दो, 1 साल के बाद ऑल्टरनेट देना। ये जज तो रिटायर्ड हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने बंगले में बैठे हुए होंगे 3000 गज के। ये गरीब हज़ारों की तादाद में जो 20,000 ऐसे बहुत से मामलात हैं, ऐसे बहुत से मामलात हैं। मैं लास्ट कमेंट किंजर आपसे लेना चाह रहा था, ये आपने भी रिपोर्ट देखी जो एक वाक़या वहाँ पे रिपोर्ट हुआ, एक गरीब औरत और ज़ाहिर है पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसके लिए कितना मुश्किल है इंसाफ का हसूल। जी देखिए, इस माशरे में हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, इस माशरे में तो मिडिल क्लास के लिए भी सर्वाइवल इतना मुश्किल है जितनी महंगाई बढ़ गई है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, जिनके बच्चे मजबूरन, जो माँ बाप अपने मतलब फूल जैसे बच्चों को इन कामों के लिए भेज रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो बस मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, इंसाफ के तकाजा यहाँ पे ये है कि गरीब हालात बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मज़दूर के बच्चे को मज़दूर ही रहना है, और गरीब बच्चे की माँ ये कह के बच्चे को सहलाती है, फिर बना लेंगे कपड़े, ईद तो हर साल आती है। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थे, इस अहम मौजू पर बात कर रहे थे। हम इसके ऊपर बात करें जितनी उतनी कम है, अवेयरनेस जितनी फैलाएं उतनी कम है, लेकिन प्लीज़ आप इतना तो कर सकते हैं, अलर्ट तो रह सकते हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उसका हाल तो जान सकते हैं। अगर आप अनजान बने रहेंगे, इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। हमने आज इस मौजू के ऊपर बात की इसलिए नहीं कि हम इसको भूल जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। एग्जैक्टली कुछ और खबरें शामिल करें। टर्की से एक खबर शामिल करते हैं, वहाँ पे एक एंशिएंट सिटी है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो शायद डैम के पानी में डूब जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी एक डैम बनाया गया है और कहा यह जा रहा है अगर वो डैम फेल हुआ और उससे अगर पानी बाहर निकल आता है तो इससे एक जो बड़ा इलाका है ये ज़ेरे आब आ सकता है। बैनुल अक़वामी तनकीद के बावजूद ये बड़ा डैम तामीर किया है जिसमें पानी की सतह अगर बुलंद हो जाती है तो हसन कैफ ज़ेरे आब आ जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दरियाए दजला के किनारे आबाद 12,000 साल कदीम शहर आइंदा चंद माह बाद सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा, क्योंकि यहाँ तामीर किए जाने वाले इलिसु डैम, इससे 1200 मेगावाट बिजली तो तामीर की जाएगी जो कि हर साल टर्की की मईशत में $200 मिलियन का इजाफा करेगी। लेकिन आबादियों का क्या होगा, नासार का क्या होगा, लोग वहाँ पे जाए ना, चाहे देखना चाहे। एग्जैक्टली, और इतना खूबसूरत शहर इस हवाले से। और किरण बात ये भी है कि बहुत तनकीद भी की जाती रही कि ऐसा ना किया जाए, कोई और साइट जो है वो सोची जाए इस डैम को तामीर करने से मुताल्लिक। मैं अगली खबर दे देती हूँ, गिरफ्तारी की बात कर लेती हूँ। Okay. गिरफ्तारी गिरफ्तारी गिरफ्तारी। अब इतनी गिरफ्तारियों में आप किस गिरफ्तारी की बात करेंगी? मैं तीनों की बात करना चाह रही थी मैं सबकी बात करना चाह रही थी। 3 बड़ी शख्सियात इन दिनों पर भारी पड़ गए। मुल्क और बैरून मुल्क अहम गिरफ्तारियों ने माहौल को गर्मा के रख दिया। पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नैब को गिरफ्तारी दी, उन्हें गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो जाली बैंक अकाउंट्स केस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। उधर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासे और रमज़ान शुगर मिल्स के केसेस, हमजा शहबाज को दरखास्त जमानत वापस लेने पर लाहौर हाई कोर्ट से ही धर लिया गया। आज जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान में 2 बड़ी गिरफ्तारियों के बाद लंदन में भी बड़ी गिरफ्तारी हुई। स्कॉटलैंड यार्ड ने बानी मुत्तहिदा को इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया।
जुर्म साबित होने पर 6 माह से 3 साल तक की कैद इनको हो सकती है। इस वक्त पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। पहले आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी, फिर हमजा शहबाज, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन अब कमज़ोर पड़ेगी और कमज़ोर पड़ रही है इन गिरफ्तारियों के बाद, इस मौजूदा सूरत हाल के बाद? नहीं, बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये कि एक तो ये तमाम चीजें अभी से शुरू नहीं हुई हैं। ये जब से ये हुकूमत आई है उसमें काफी तेजी आई, और उससे पहले भी जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के फैसले किए थे ये सारी चीजें मुतवक्की तो थी। इससे जो पाकिस्तान में अगर आप देखें या हमारे जैसे ममालिक में देखें, इस किस्म की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जब होती है या जब उसमें आप जितना किसी पे इल्जाम हो उससे ज्यादा उसके साथ करना शुरू कर दें तो उससे अपोजिशन को तक़वियत मिलती है। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई अपोजिशन कमजोर होगी, बल्कि शायद हुकूमत कमजोर होगी। उसके ऊपर दबाव जो है वो आपको रात को वज़ीर आज़म के खिताब में नजर गया है। अच्छा, आप उनके पैगाम को उनके खिताब को ऐसे देखते हैं? मुझे इस बारे में भी बता दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि सिंध में बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इस खबर को कैसे, इस बात को ऐसे कैसे देखते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब को जब गिरफ्तार कर लिया तो उससे बड़ी और क्या गिरफ्तारी करेंगे? इसके अलावा भी लोग हैं। अब वो देखें, नैब इनके इशारों पर चल रहा है और इनके वज़रा पहले से ऐलान फरमा रहे हैं कि किसको कब गिरफ्तार होना है। तो ये जो चाहें कर लें, लेकिन बहरहाल आगे चल के जब अदालत में केसेस चलेंगे तो ये बात नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा और ये तमाम हमारे लोग हैं वो बाज़ है। सही, सईद साहब साथ रहेगा। इस वक्त हमें फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन करें। फवाद साहब, सईद गनी साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्लियरली वो ये कह रहे हैं। तो फिर PMLN की हो सकती है जिन्होंने ये केस शुरू किया था और उन्होंने 2016 में ये ट्रेस किया था कि ये जो अकाउंट्स हैं ये फेक अकाउंट्स हैं, और उसके बाद FIA ने 5000 के करीब अकाउंट्स जो हैं उनकी छानबीन की और तो पता चला कि 31 अकाउंट्स जो हैं उन 5000 अकाउंट्स को डील करते हैं, और वो 31 अकाउंट सारे के सारे जो हैं वो बिलावल हाउस के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। लिहाजा ये जो तहकीकात है इसको पहले मॉनिटर किया PMLN ने, बाद में मॉनिटर किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब मुझे नहीं पता कि ये किसके ऊपर मैलाफर्डी एलेज करना चाह रहे हैं। यही दो पार्टीज और ये हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की है, तो इसमें हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। सही। और फवाद साहब, ये जो कहा गया कि 10 साल में कर्जे कैसे इतने बढ़ गए, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके हवाले से भी तहकीकात होंगी। इस हवाले से क्या शेयर कर सकते हैं आप? ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फैसला किया था। देखिए, जब ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत खत्म हुई थी तो हमारा टोटल कर्जा जो था वो 6 ट्रिलियन था, यानी तकरीबन 6000 अरब रुपए। ये कर्जा बढ़ के 31,000 अरब पे चला गया है। तो अब ये सिर्फ जो 10 साल है उनमें ये पैसा जो है 24,000 करोड़ रुपया जो है, 24,000 अरब रुपया जो है, 24 ट्रिलियन जो है वो हमने कर्ज लिया। तब सवाल ये पैदा होता है, जब इतना बड़ा कर्ज लिया तो वो गया कहाँ? तो इसके लिए एक हाई लेवल कमीशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया है। अब वो अपनी तहकीकात करेगा, उसमें एजेंसीज के भी लोग हैं, उसमें बाकी सारे लोग भी हैं। अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। ठीक है, आप जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस बयान की आप बात कर रहे हैं ना, वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ कहा था, मैं चाहती हूँ अगर हम लोग इसको देख लें एक बार फिर से और फिर इस पर बात कर लें, वो और बेहतर हो जाएगा। तो भाई, मुल्क पर 24,000 अरब का कर्जा कैसे चढ़ा, ये वाली बात ना खास तौर पर जरा नया दिन के नाज़रीन को दिखाते हैं और फिर इसी पर गुफ्तगू करते हैं। और मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट बनाएगी। इसलिए बनाएगी कि किसी की भी आगे से जुर्रत ना हो कि इस मुल्क के ऊपर इस तरह उसकी तबाही करें जो ये करके गए। हाई पार्ट कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SCCP होगी। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना
मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। जितना मर्जी शोर मचाए असेंबलियों में, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। ये वज़ीर आज़म का वाज़े पैगाम था। और ज़रा हाथ के हाथ ज़रा फवाद चौधरी साथ है ना, फवाद चौधरी साहब हमारे, तो उनका ट्वीट भी दिखा दीजिएगा। ट्वीट किया है कल आपने रिकवरी से मुताल्लिक ना, तो ये बताइएगा कौन लोग हैं, किनके ऊपर अब जो है ना वो तलवार लटक रही है, कौन कौन है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि अब तो रिकवरी का टाइम आ गया है, कुछ बताएंगे? और जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि फरियाल तालपुर साहबा गिरफ्तार नहीं हुई, यानी जरदारी साहब गिरफ्तार होते हैं, वो भी उसी एफआईआर में नामजद होते हैं, लेकिन फरियाल साहबा गिरफ्तार नहीं होती। वो हमारा जो कानून है ना, उसमें भी जो खवातीन है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, और इवन जो हमारा 497 है जो बेल प्रोविजंस हैं, उनमें भी खवातीन के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। लेकिन तो जब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज आई थी तो मरीम नवाज भी उसी वक्त गिरफ्तार हुई थी। नहीं, गिरफ्तार नहीं हुई थी, वो कन्विक्शन तक गिरफ्तार नहीं हुई। जब तक वो रेफरेंस में उनके खिलाफ फैसला नहीं आ गया था, उनको भी यही जो है वो फेवर दी गई थी कि वो गिरफ्तार नहीं की गई। अब उसमें ये तो खैर नैब की एक अपनी डिस्क्रिप्शन है, ये लेकिन इसमें कंसिडरेशन हमारे लॉ में मौजूद है खवातीन के लिए। सही। उनको अगर वो मंशियात के जो मुकदमात हैं उनके अलावा और संगीन टेररिज्म के अलावा उनको जो है वो रिलीफ जो है। ओके, अब फवाद साहब ये स्पेसिफिकली जो आपने ट्वीट की रिकवरी से मुताल्लिक, रिकवरी का वक्त है किस से? देखिए, बात यह है कि जो मैं हूँ, आप हैं, किरण है, हमारा इंटरेस्ट जो पाकिस्तान के लोगों का है वो इंटरेस्ट ये है, हमें जरदारी साहब को जेल में रख के हमें क्या फायदा, नवाज शरीफ को जेल में रख के हमारी कौन सी जाती दुश्मनियां तो नहीं है उनसे। हमारा उनसे झगड़ा क्या है? हमारा झगड़ा उनसे ये है, आप इतना अरसा इक़्तिदार में रहे, आपने पाकिस्तान सिंध के लोगों के पैसे जो है वो लंदन दुबई में लगा दिए, आपने पंजाब के लोगों के पैसे उठा के जो है वो आपने लंदन में अपने घर खरीद लिए। हम ये चाहते हैं कि ये पैसा पाकिस्तान के लोगों को वापस मिले। फवाद साहब कैसे? क्योंकि ये आपने पॉइंट उठाया, ये वाकई बहुत से लोग इस पॉइंट पर बात करते हैं, जब हमारे मुआहदे ही नहीं है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ही नहीं है, तो पैसे कैसे आएंगे? एग्रीमेंट्स हुए हैं ना, यूके से अब हमारा एग्रीमेंट हो गया है, यूएई से हमारा एग्रीमेंट हो गया है, कतर से हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब दो रास्ते, एक रास्ता तो ये है ना कि जो प्री बारगेन का लॉ है नैब में कि ये लोग खुद वॉलंटियर कर दें और पैसे वापस कर दें। दूसरा ये है कि इनकी कन्विक्शन के बाद मुतल्लिका जो ममालिक हैं उनसे आप रुजू करेंगे। वो एक लेंथी प्रोसेस जरूर है, उसमें आपको कई साल लग जाएंगे। प्ली बारगेन कर लेंगे तो जरा इनका हुकूमत तैयार है कि प्ली बारगेन ये कर लें, आप चाहेंगे कि ठीक है फिर जैसे मर्जी जहां मर्जी रहे, बस पैसा वापस आ जाए, सही है? वो तो लॉ में है ना, नैब के लॉ में। हुकूमत कहने की मर्जी ना मर्जी का तो सवाल ही नहीं है, नैब के लॉ में है कि अगर आप प्ली बारगेन कर लें, पैसे वापस कर दें तो आप जो है वो जेल की सख्ती से बच सकते हैं। सईद हनी साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं आप भी? कमेंट कर मैं सुन रहा हूं, पहले मुकम्मल करना फिर बात करें। जी प्लीज आप कमेंट कीजिएगा सईद हनी साहब। देखिए, पहली तो बात अभी तो साहब कह रहे थे कि ये इन्होंने कुछ नहीं किया और पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने केसेस बनाए और इसकी वजह से गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन क्रेडिट जो है वो इनके वज़रा ले रहे हैं कि जी हमारी वजह से जो है सारी चीज़ हो गई और हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया। बहरहाल खुद ही इनके बयान में बहुत आज़ाद है। परसों भी फवाद साहब ने ये कहा था, लेकिन कल फिर इन्होंने जो बात कही थी शायद उसमें इन्होंने क्रेडिट खुद देने की कोशिश की थी। दूसरी देखें, हम समझते हैं कि करप्शन के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा सिर्फ एक एतराज़ है कि उसके अंदर जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का कानून अगर है तो वो फिर पीटीआई के लिए भी वैसा ही होना चाहिए जैसा पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है या आज के नून लीग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुझे नहीं समझ आती बात कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि वहाँ जाली स्टूडेंट्स के नाम पर अरबों रुपये जो है वो लिए गए, तो उस पर नैब क्यों खामोश है? अगर वहाँ पर एक कोई डॉक्टर समद साहब पकड़े जाते हैं और वज़ीर आज़म नाराज़गी का इज़हार करते हैं तो चेयरमैन नैब फौरी तौर पर उसका नोटिस लेते हैं और कुछ दिनों बाद डीजी नैब जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो बदल दिए जाते हैं। उसके अलावा मालूम जब्बा का केस है, परवेज खटक साहब पर है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब पर है, उनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन पर है, असद कैसर साहब के खिलाफ हो रही हैं, परवेज रई साहब के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इनमें से किसी शख्स ने ना तो जमानत दी है ना ही इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अगर सुबह सिंध की तरफ आ जाएं तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की लेवल पर ही बहुत सारे हमारे लोग राज दुरानी साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, पकड़ लिया, उसके बाद उन्होंने
सारी चीज़ें की। शहजील मेमन को पहले पकड़ लिया, उसके बाद सारी चीज़ें की। और जो PTI के लोग हैं उनके खिलाफ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। जाली अकाउंट्स की जो बात करते हैं, ठीक है, उसकी तहकीकात हो रही है, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे कि किसका अफसर क्या किरदार है। लेकिन इसी तरह के नौकरों के नाम पर अकाउंट जो जहांगीर तरीन ने भी रखे थे, लेकिन उनसे नैब नहीं पूछ रही कि भैया अकाउंट में रखे थे, करोड़ों रुपये अकाउंट में पैसे डाले थे, उसका क्या हुआ है। अब जो कमीशन बना रहे हैं इमरान खान साहब, 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा 10 साल ना करें, आप उसको 25-30 साल तक ले जाइए। लेकिन अगर 10 साल भी करेंगे तो हफीज शेख साहब जो इनके वजीर हैं वो हमारे दौर में भी रहे, शौकत तरीन साहब आजकल इनके साथ हैं, वो भी हमारे दौर में रहे। तो मेरा ख्याल है कि शायद इनकी अपनी हुकूमत को बहुत मसाइल पैदा होंगे और आधे से ज़्यादा बल्कि शायद 70-75% लोग इनके साथ इस वक्त असेंबली में बैठे हैं। फिर तो आपको सईद साहब कहना चाहिए कि प्लीज करें, फिर तो आपको इन्हें पुश करना चाहिए। 10 साल ना करें, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल ना करो भाई, 20-25 साल से करो ना। वो सर क्योंकि इस पर उनका पॉइंट ये है कि क्योंकि ये 10 सालों में ज्यादा इजाफा हुआ है। वो कहते हैं मुशर्रफ साहब के दौर में जो था उससे अब मतलब ये इससे मैं ये समझूं कि अगर मुशर्रफ साहब के दौर में करप्शन हुई है लेकिन कम हुई है तो फिर ठीक है, उसको छोड़ दें। लेकिन क्योंकि ये समझते हैं कि पिछले 10 साल में ज्यादा हुई है, इससे उनको पकड़ना चाहिए। मतलब ये इनका मतलब ये है। फवाद साहब ये मतलब लें नहीं, वो तो जिस तरह से आपने अभी बात की है, 6 ट्रिलियन कर्जा था पिछले 62 सालों का मुशर्रफ साहब के दौर पर। वो कर्जा 31 ट्रिलियन पे चला गया 10 सालों में। हमने तो ये माइंड बॉगलिंग है कि किस तरह से आपने 62 साल में आपने 6 ट्रिलियन कर्जा लिया है, 10 सालों में आप जो है 24 ट्रिलियन लेके बैठ गए हैं। तो कॉमन सेंस की बात है ना कि आप उसकी इन्वेस्टिगेट तो करें। बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें और सईद गनी साहब भी यही कह रहे हैं सर कि जरूर करें, वो भी आपको सपोर्ट करें इस मामले पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फवाद साहब और सईद साहब साथ हम मौजूद थे और मामला था, इस पर बात कर रहे थे। वैसे बजट का टॉपिक रह गया, बजट पर भी हमें बात करनी थी कि एजुकेशन और हेल्थ का बजट किधर गया। यानी जब बात करते थे कि बजट बढ़ाना है तो बढ़ाया क्यों नहीं गया। और इसके अलावा ये भी कि जितने केसेस सईद गनी साहब ने गिनवा दिए ना, वो जो पार्टी के अंदर करप्शन पकड़ने के लिए काम हो रहा है, उनके पास ऑलरेडी बहुत होमवर्क है करने के लिए। तो ब्रेक एक लेते हैं क्विकली और उसके बाद मामला रुकेगा नहीं, बातचीत होगी, मामलात होंगे, खबरें होंगी। तो जनाब नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद और बहुत सारी खबरों और मौज़ूआत से पहले बर्थडे मना लेते हैं। एक छक्के पे जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। अगर आपको ये याद नहीं था तो आज सर्च कर लीजिएगा क्योंकि आज किसी का बर्थडे है। यस, तो हैप्पी बर्थडे जावेद मियादाद साहब। और जावेद मियादाद साहब आज 62वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो उन पर एक रिपोर्ट तैयार की है और छक्का तो इसमें लाजमी होगा। अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी अदाकार के बैरून मुल्क भी गुन गाए जाने लगे। बासलाहियत अदाकार अहद रज़ा मीर, उनको मकबूल तरीन थिएटर हेलमेट में बेहतरीन अदाकारी करने पर बैनुल-अक़वामी अवार्ड बैटी मिचेल अवार्ड इसके लिए नामजद कर दिया गया है। अहद को हाल ही में हेमलेट अ गोस्ट स्टोरी, ये है ना वो जिसमें बेहतरीन अदाकारी करने पर ये अवार्ड है ना, इस पर नामजद किया गया है। और उनकी जो मम्मा है ना, ये ड्रामा देखने थिएटर आई थी, परफॉर्मेंस उन्होंने देखी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो तो पहचान भी नहीं सकी कि ये तो उनका बेटा है। किरदार अदा करते हुए देखकर उन्हें खौफ भी महसूस हुआ। 22वें अवार्ड्स हैं, इसकी तकरीब जो है ना वो रवा माह 24 जून को मुनक्किद की जाएगी। इस तकरीब के बारे में तो मैंने बता दिया भाई। जबरदस्त किरण, आपने तो पूरी खबर बता दी है। थैंक यू। बस ऐसी शाबाशियां देते रहा करें, मोटिवेशन बनी रहती ना, अच्छा लगता है सुन के। जबरदस्त। अब अगली खबर भी आप बताएं जरा, कौन सी है? मैं बताती हूँ ना, ये बहुत दिलचस्प है, बहुत प्यारी है क्योंकि एक बड़ी प्यारी शख्सियत से मुताल्लिक़ है। इंसानी खिदमत करना आसान नहीं होता और जो इसको पिक करे ना, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल रही होगी, लेकिन इसको बड़ी आसानी से बड़े प्यारे रंगों के साथ में पेश किया गया। इंसानी खिदमत में कमाल, मोहसिन इंसानियत, बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी, वतन अजीज़ का बड़ा नाम। ये दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ही लगा के पैदा हुए। अब बच्चे जान सकेंगे कि बाबा ईदी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू क्या थे, क्योंकि बाबा ईदी बाबा के नाम से एक किताब शाया की गई है। इस किताब में क्या क्या कुछ है, कितने रंग हैं, कितनी मोहब्बत से इन रंगों को बिखेरा गया कैनवस पर। राइटर मारिया रियाज तौसीफ से इसी सिलसिले में हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनसे मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय का वक्त दिया। तो मोहसिन इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी, इन पर आपने किताब लिखी है। सबसे पहले बताइएगा ख्याल कैसे आया कि ये है वो शख्सियत जिस पर मुझे किताब लिखनी है? देखिए, ईदी साहब मेरे ख्याल से एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनसे जो लोग भी थोड़ा सा इंसानियत
को समझते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो इंस्पायर्ड हैं। ख़्याल मुझे तब तक नहीं आया जब तक मैंने एक वर्कशॉप नहीं अटेंड की। मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी 2018 में येस फाउंडेशन की तरफ से और ब्रिटिश काउंसिल की, दोनों की तरफ से थी वो। उसमें अली रज़ा ख़ान साहब थे प्रेजेंटर, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि कैसे आप बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस के थ्रू अपना फ़ायदे के अलावा औरों का भी फ़ायदा कर सकते हैं। तो जब ये बात हुई तो फ़ौरन मुझे ईदी साहब का ख्याल आया, क्योंकि उन्होंने हमेशा औरों का फ़ायदा सोचा। तो मैंने कहा क्यों ना, क्योंकि अब ईदी साहब नहीं रहे और थोड़ा सा फाउंडेशन को भी रही हैं पिछले दिनों मुश्किलात, तो क्यों ना कुछ उनके लिए किया जाए, जिन्होंने हमें इतना दिया है, कुछ उनके लिए किया जाए, जिससे मतलब मैं ख़ुद भी अपना भी फ़ायदा थोड़ा बहुत उठा सकूं और ईदी फाउंडेशन को डोनेट कर सकूं। तो जो ये बुक है इसका प्रॉफिट आधा ईदी फाउंडेशन को जाएगा। इसके अलावा कुछ इसकी कॉपीज़ मैंने वहाँ रखवाई हैं, उन तक पहुँचाई हैं। अभी बिल्किस ईदी और फैसल ईदी साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उनके इदारे तक अभी पहुँची हैं। तो ख़्याल मुझे वहीं से आया कि क्यों ना अपने अलावा औरों का भी फ़ायदा किया जाए, औरों के बारे में भी सोचा जाए। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले फैसल ईदी साहब जहाँ मौजूद भी थे। हम अगर यहाँ होते हम ज़रूर ये उनको भी बता रहे होते कि जो किताब आपने लिखी आप क्या करना चाहती हैं। अब स्पेसिफिकली बुक से मुतालिक ये बता दें कि कितनी मदद करेगी ये बुक बच्चों की, कितनी रहनुमाई करेगी ये? अच्छा, इस हवाले से ये है कि क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं और मैं वैसे बच्चों को पढ़ाती भी रही हूँ, मैंने देखा है बच्चों को क्लोजली, तो आजकल के बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न सुपर हीरोज़ से बहुत इंस्पायर्ड हैं। बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन्हीं को ही देखते हैं और इन्हीं की नकल करते हैं। जो वो मतलब एक पावर शो होता है कि उनमें ताकत है और ये है वो है, उसको बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हैं। तो ईदी साहब एक हमारे नेशनल हीरो हैं, जिनकी ऑब्वियसली आपको पता है कितने सादा थे और उनकी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है वैसे देखने में जो बच्चे जिसको देख के समझें कि ये इंस्पायरिंग है। इस बुक के थ्रू मैंने उनको एक सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की है और जो उनकी पावर है, जो सुपर पावर है, जो ताकत है, वो बड़े दिल की ताकत है। तो उनके बड़ा दिल मतलब ये कि उनमें बहुत काइंडनेस थी, बहुत वो लोगों की मदद करते थे। तो कैसे लोगों की मदद करने से आपका दिल बड़ा हो जाएगा और आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी और आपका दिल इतना बड़ा होगा, जैसे जैसे आप डोनेट करेंगे, जैसे जैसे आप लोगों की मदद करेंगे, आपका दिल बड़ा होता जाएगा, आपके अंदर पावर आती जाएगी और आप एक दिन एक सुपर हीरो बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या कहते हैं हमने बच्चों को दिखाने की कोशिश की है। फिर उनके पास गाड़ियाँ थीं, उनकी गाड़ी को इस तरह दिखाया गया है कि बहुत तेज़ उनकी गाड़ी है कि कोई भी मरीज़ जो है वो हॉस्पिटल वक्त पे पहुंच जाएगा, उन्होंने पहुंचाते थे। तो इस तरह की चीज़ें, ऐसे पहलू हैं जो दिखाए हैं और उनको सुपर हीरो की तरह हमने दिखाने की कोशिश। मारिया, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और बिल्कुल सही समत में आपने काम किया है। बच्चों से बात करने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। अब इसका फ्लैप और इसके कलर्स और आपका अंदाज़, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, समझ आ रही हैं। मुझे ये बताइएगा, किताब में क्या पैगामात हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं कि जिनको आपने शामिल किया और इसके ज़रिए बच्चे ख़ास तौर पर ईदी साहब को जान सकेंगे, यानी उनकी ज़िंदगी की कुछ हकीकतें जो बच्चों को मालूम हो पाएंगी? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि आपके लिए बहुत अमीर होना ज़रूरी नहीं है डोनेट करने के लिए। ज़रूरी नहीं आप मिलियनेयर हैं, आपके पास बहुत पैसा है तो ही आप अतिया कर सकते हैं। आप अतिया अपने वक्त का भी कर सकते हैं, आप अतिया अपने हुनर का भी कर सकते हैं, आप अतिया आपके पास अपने पैसों में से जो कुछ बचता है उसका भी कर सकते हैं, कपड़ों का भी कर सकते हैं, अपने इल्म का भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अतिया या डोनेट हमेशा मतलब ज़्यादातर लोग इसको पैसों से ही वाबस्ता रखते हैं, इसका ताल्लुक़ समझते हैं, लेकिन अतिया किसी भी तरीके से हो सकता है। ख़ुद ईदी साहब इतने अमीर शुरू से नहीं थे उन्होंने, लेकिन फिर भी जो है वो लोगों की मदद की, लोगों को मदद की और लोगों को जिस तरह से भी फ़ायदा पहुंचा सकते थे तो उन्होंने पहुंचाया। तो ये आदत जो है ये मैं चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर आए और इस पहलू को बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि हाईलाइट करूँ। फिर जो भी मुश्किल वक्त है, जैसे जब सैलाब आया था और गवर्नमेंट भी नहीं पहुँच पाई थी लेकिन ईदी साहब पहुँचे थे, तो ऐसे वक्त में हम मुश्किल वक्त में या उन लोगों से
जो हमें खुद अच्छे नहीं लगते उनकी कैसे हम मदद कर सकते हैं, और वो करने से कितना ज़्यादा दिल और बड़ा होगा और कितनी सुपर पावर हमें मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसमें हाईलाइट किया है। अच्छा, तो अब मुझे ये भी बता दीजिएगा, वैसे तो हम सब जानते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी सबके बुरे वक्त के साथी थे, आपको इस किताब की तैयारी में कितना वक्त लगा, मुझे ये बताया होगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर मैंने किया, क्योंकि वो जॉब के साथ भी कर रही थी, फिर अपने बीच में मेरा बेटा भी पैदा हुआ, वो भी टाइम था, फिर मैंने कुछ पेजेस, बहुत सारे पेजेस किए थे, फिर उसमें से कट किए, थोड़ा सा एडिटिंग और उन चीज़ों में करते करते मैंने तकरीबन साल लगा इस चीज़ में। मुझे जो रिस्पांस मिला इससे वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने डरते डरते तकरीबन 100 कॉपियाँ कराई थी कि पता नहीं होता है, कोई लेता है या नहीं लेता, लेकिन वो सारी अभी बिक गई। अभी मैं और रीप्रिंट करा रही हूँ इंशाल्लाह, और USA, UK, कनाडा से बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो इंशाल्लाह बाहर भी हम इसको भेज रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये भी बताइए कि अब्दुल सत्तार ईदी के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसे इस बुक के ज़रिए लोग जान सकेंगे, whoever is going to read this? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा पहलू जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, ईदी साहब ने 1-2 दफ़ा इंटरव्यूज़ में उसका जिक्र भी किया कि उन्हें जो ये डोनेट करने की आदत है वो उनकी वालिदा ने डाली थी, और वो उनको रोज़ देती थी एक जेब खर्च, और उसमें से कहती थी कि इसमें से कुछ तुमने देना है, और उनसे पूछती थी कि दिया या नहीं दिया। और ये जो आदत है, मतलब मुझे लगता है इस बुक से जो पेरेंट्स हैं उनको सीखना चाहिए कि हम बच्चों के लिए चीज़ें बहुत सारी अच्छी अच्छी लेते हैं, उन्हें सब कुछ देते हैं, लेकिन उनके हाथ से कुछ डोनेट करवाना, उनके हाथ से औरों की मदद करवाना कितना ज़रूरी है। और ये आदत जब उनकी वालिदा ने डाली तो पता नहीं अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि नहीं उस वक्त के ये आगे कितनी मतलब कितना फलदार दरख्त बन जाएगी ये आदत। और उन्होंने ईदी फाउंडेशन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ पर ही है। तो वो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ईदी साहब को देखते हैं, लेकिन जो एक ख़ुद भी वो कहते रहे हैं कि उनका जो क्रेडिट है इस आदत का, इस ईदी फाउंडेशन का, वो कहीं ना कहीं उनकी वालिदा की ट्रेनिंग को जाता है। यानी काफ़ी होमवर्क भी आपको करना पड़ा होगा इस सिलसिले में। अब्दुल सत्तार ईदी साहब खुद एक खुली किताब के जैसे थे, उन पर लिखना, उन पर किताब लिखना, ये आपके लिए कितना बड़ा एजाज़ रहा मारिया? देखिए, एजाज़ तो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि मैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं ईदी फाउंडेशन को कुछ दे पाऊँ इस बुक के थ्रू भी, और ऑब्वियसली इसके प्रॉफिट के थ्रू भी। मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ आर्ट एंड डिज़ाइन से है पहले, तो मुझे हमेशा तस्वीर पहले आती है दिमाग में और अल्फाज बाद में आते हैं। तो ईदी साहब के बारे में जब भी आप उनके बारे में सोचो तो एक बहुत ही खूबसूरत एक इमेज दिमाग में आता है। खूबसूरती वहाँ से आती है कि जो उन्होंने इंसानियत के लिए किया है। तो शुरू में मैंने थोड़ी सी इमेज वाइज के बच्चों के साथ जिस तरह के उनके ताल्लुक़ था, बच्चों को वो कितने प्यार से रखते थे, और उन इमेजेस को देखना शुरू किया, उसके साथ थोड़ा सा ड्राइंग्स वगैरह की। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्स्ट मेरे दिमाग में आया, और एजाज़ तो मुझे बहुत बड़ा लगता है कि मैं उनके बारे में कुछ लिख पाई, कुछ बना पाई, और ऐसा कुछ कर पाई जो जिसको मतलब लोग उससे इंस्पायर हुए, खुश हुए। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले और दुआएं मिली, और साथ ये कि ईदी फाउंडेशन को इससे फ़ायदा हो। सबसे बड़ा जो है ना मेरे लिए इस वक्त ये एजाज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एक मिलियनेयर तो नहीं हूँ जो मैं बहुत बड़ी रकम दे पाऊँ, लेकिन अपनी सारी ज़रूरत के बाद जो भी ये इसके लिए मैं कर रही हूँ, ये प्रॉफिट उनको इंशाल्लाह अगर दे पाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक भली शख्सियत पे प्यारी किताब आपने लिखी, मारिया रियाज तौसीफ, आप हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया। और ये किताब बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी, ये तो हमने जान लिया, किताब खरीदनी भी चाहिए, किताब खरीदनी चाहिए। और विस्तार उन्होंने कहा ना कि पहले 100 उन्होंने पब्लिश किया, अब ज़ाहिर है और प्रिंट करा रही हैं। नहीं, आगे बढ़ते हैं। लाहौर से खबर है जहां एहतसाब अदालत में नून लीगी MP रुखसाना कौसर और लेडी पुलिस में तकरार हुई। कमरे अदालत के बाहर वकला और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल भी हुई है। मजीद बात करेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या माहौल बना वहाँ पर और इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी, बड़े अरसे के बाद आज जो है एहतसाब अदालत के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है।
रिपोर्टर्स को भी पहले कमरा अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, उनके वकील और उनके तर्जुमान जो हैं अताउल्लाह तारड़, उनको भी नहीं जाने दिया, अस्मा बुखारी के एमपी हैं उनको भी नहीं जाने दिया। लेकिन रुखसाना कौसर जो है एमपी है, उन्होंने जब अंदर जाने की कोशिश की तो उस दौरान उनकी पुलिस एहलकार और जो खवातीन पुलिस एहलकार है उनसे तकरार हुई और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने पहले हाथ उठाया, जबकि एमपीए का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तान जब वीडियो बनानी शुरू की तो उस वक्त पुलिस एहलकारों को देखा जा सकता है कि वो एमपीए के ऊपर एमपीए को की जो है वो उनके ऊपर उनको थप्पड़ मार रही है। इस दौरान जो खातून एमपीए के साथ एक बुजुर्ग हैं वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम खवातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो उनकी पिटाई कर रही हैं और कुछ देर के बाद फिर एक ऑफिसर आते हैं और वो उनको रोकते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो भी कमरा अदालत में आना चाह रहा है उसको नहीं आने दिया जा रहा। कारकुनान जो है उनको बाहर सड़क पर ही रोक दिया गया है और एहतसाब अदालत के चारों अतराफ जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी है। मेन रोड के ऊपर कंटेनर खड़े करके रास्ते रोक दिए गए हैं। काफी अरसे से ये चीज नहीं हो रही थी लेकिन अब ये दोबारा शुरू हो गई है। सही, शुक्रिया आपने अपडेट किया। जिक्र करते हैं स्वाबी की एक बहादुर बेटी का। अवामी मसाइल हल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर स्वाबी ताबिंदा तारिक सरगर्म है। गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर स्वाबी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जो ओवरलोडिंग वाले मुसाफिर व्हीकल्स थी उनकी चेकिंग की। ये तो एक काम है लेकिन ऐसे बहुत से काम है जो कि वो वहाँ पर कर रही हैं। तो फिर क्यों ना उनसे बात कर लेते हैं। ताबिंदा तारिक हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू न्यादन। ये बताइए, अवामी मसाइल का हल उनकी दहलीज पर, ये मिशन पूरा करना है आपका काम, मसाइल का भी तो सामना करना पड़ रहा होगा। जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है, मुश्किलात तो काफ़ी सारी रहती हैं। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस दैट वी इन द कैपेसिटी ऑफ फील्ड ऑफिसर्स हैव टू फेस। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर इलाका जिसमें भी हम पोस्ट होते हैं उसकी अपनी कल्चरल डायनामिक्स होती हैं, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं। तो पहले तो उनको अंडरस्टैंड करना और इसके अलावा ये कि आवाम की बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उनको पूरा करना, उन तवक्कुआत पे पूरा उतरना, ये भी एक मुश्किल काम होता है और एक चैलेंज होता है जो हम फेस करते हैं। और बस आवाम को फैसिलिटेट करना ज़्यादा से ज़्यादा, यही हमारी सबकी प्रेफरेंस होती है। सही, ये प्रेफरेंस है कि फैसिलिटेट करना है, क्योंकि आपने कहा कि हर शहर के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस, वैल्यूज सब मुख्तलिफ हैं। अगर की पॉइंट्स पर हम आ जाएँ, 4-5 अहम बड़े मसले स्वाबी शहर के क्या हैं? जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये मेरे यहाँ पर मेरी सिंस ये मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी इन द कैपेसिटी ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट तो एंटी इंक्रोचमेंट से रिलेटेड हमने जो चीज़ें उनको टेकअप किया, तजावुज़ात का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला था। इसके अलावा इसके अलावा ये कि जो इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये रूरल सेटिंग है, प्राइमरीली इट्स अ रूरल सेटिंग, सवाबी डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। मेरे साथ जो तहसील्स हैं लाहौर और रज़ड़, उनके अंदर ज़्यादा मसला ये पेश था आवाम को कि जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा थे। जो आवाम की गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज करदा ट्रांसपोर्ट फेयर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता था, रिक्शे वाले भी, सुजुकी और बस ड्राइवर्स भी। तो ये एक बहुत ज़्यादा मसला यहाँ पर दरपेश था। और इसके अलावा नंबर 3 अगर मैं कहूँ तो ये कि यहाँ पर कल्टीवेशन रिलेटेड एरिया बहुत ज़्यादा है। ये एक एग्रीकल्चरल एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फील्ड्स ओपन मिलेंगी। कल्टीवेशन यहाँ पर प्राइमरीली यहाँ इनका सोर्स ऑफ इनकम है, फार्मर्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अब बीइंग अ लेडी ऑफिसर, अगर आप वहाँ पर जाती हैं और आप कार्रवाई करती हैं, अगर पहले पॉइंट पर ही मैं आ जाऊँ, यानी जो एंटी इंक्रोचमेंट से मुतालिक कहा जाता है कि कुछ माफियाज़ भी होते हैं, कुछ बड़े नाम भी होते हैं, कुछ वहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं वो भी होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो उनसे निमटना, अगर आप जुर्माने कर रही हैं, आप वहाँ एक्शन ले रही हैं, तो उनका रिएक्शन क्या आता है, फिर हाउ डू यू फेस दैट? बिल्कुल बिल्कुल, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस जो है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ख्याल रखा जाए तमाम लीगल प्रोसीजर्स जो हैं और कोडल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं अगर वो कंप्लीट की जाएं और एज़ पर लॉ चला जाए तो फिर इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते।
हाँ, लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर्स जैसे कि आपने मेंशन किया, वो डेफिनेटली इशू करते हैं, लेकिन उनको हम टैक्टफुली हैंडल करते हैं। हम उनको एम्पल टाइम इज़ गिवन टू देम कि वो खुद वो इंक्रोचमेंट्स जो हैं, जो उन्होंने स्टेट की लैंड पे उन्होंने इंक्रोच किया हुआ है, तजावुज़ किया हुआ है, उसको रिमूव कर दें। उनको ये भी टाइम दिया जाता है, उनको ये फैसिलिटेट करते हैं। वरना अगर वो नहीं करते तो ज़ाहिर लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू लीगल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, उनको नोटिस सर्व किए जाते हैं अंडर रिमूवल ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट, और फिर उनको टाइम दे के फिर हम अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखते हैं। और जहाँ तक आपने जुर्मानों का कहा, तो ये इतना आसान नहीं होता। कभी कभी इसके रिएक्शंस भी आ रहे होते हैं, कभी कभी ऐसे हालात भी होते हैं जैसे धमकियां वगैरह भी मिलती हैं। कुछ इस बारे में भी बताएं। बिल्कुल 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 इस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन इन द कैपेसिटी ऑफ फील्ड ऑफिसर्स वी फेस देम, वी हैंडल देम टैक्टफुली, तरीके से हैंडल करते हैं। और जहाँ तक आपने वो जुर्मानों की बात की है, तो बिल्कुल जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जुर्माने उन लोगों की इस्लाह के लिए होते हैं। ये एक प्राइमरी वार्निंग के तौर पर हम उनको ये जुर्माने करते हैं, वरना इम्पॉर्टेंट यही होता है, इंतज़ामिया का मेन मकसद यही होता है कि वो अपनी इस्लाह करें। जितने भी दुकानदार हैं, ताजर बरादरी के जो लोग हैं, वो अपनी इस्लाह करें और लोगों को सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है वो चीज़ें जो है फ़रोख्त करें। बहुत खूबसूरत बात आपने की। मैं इसी पर आपसे एक और कमेंट चाह रहा हूँ कि आवाम जो वहाँ की है, उनके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरीके से वो कानून की पासदारी करें, यानी जो जो इश्यूज़ वहाँ के हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कानून की पासदारी करना ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए किसी भी एक ज़िम्मेदार शहरी की। और इस सिलसिले में आवाम से जनरली और स्पेसिफ़िकली सवाबी की आवाम से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इंतज़ामिया के साथ पूरा ताउन करें। और इस सिलसिले में जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह से ताउन कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस क्वैक्स के अगेंस्ट जो नीम हकीम है उनके अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेते रहते हैं। इलीगल क्लिनिक्स, इलीगल मैटरनिटी होम्स, लेबॉर्ट्रीज़, फार्मेसी स्टोर्स, इनको हम सील करते हैं, फिर इन पर हैवी पेनल्टीज़ इम्पोज की जाती हैं। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश होगी, हम इस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं इंतज़ामिया को कि वो इनके पास ना जाएँ, क्योंकि नीम हकीम या क्वैक्स के अगेंस्ट एक्शन में हमें मेजर जो हिंड्रेंस आती है वो ये कि पब्लिक सपोर्ट इनके साथ बहुत ज़्यादा होती है। बजाय इनके पास जाने के और अपनी जान को ख़तरे में डालने के, मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएँ। यहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट्स की फैसिलिटी मौजूद है, RHCs हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, DHQs हैं, जो सरकार की तरफ से मुहैया करदा हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उन पर जाके क्वालिफाइड डॉक्टर्स से अपना इलाज करवाएं। ओके, और लास्टली जी आप बात भी मुकम्मल कीजिएगा, ये भी बता दें कोई शहरी आपसे कांटेक्ट करना चाहे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करना चाहे किसी भी इशू को लेकर, वो चाहे कहीं पर अगर इजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं, कहीं पर नर्ख बढ़ाए हुए हैं, या क्वैक्स या और भी जो दीगर मसाइल हैं, राबता करना क्या आसान है और तरीक़ेकार क्या है? बिल्कुल, रब्ता करना बहुत आसान है। मेरा ऑफिस भी ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करता है और इंतज़ामिया के तमाम दफातर की यही सूरत हाल रहती है। अवाम रोज़ की बुनियाद पे हमारे पास आती है अपने मसाइल लेके, हम उनको सुनते हैं और इंतज़ामिया का काम ही ये है तो प्रोवाइड स्विफ्ट रिड्रेसल टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द जनरल पब्लिक। तो वो बिल्कुल हमारे दफ्तर से भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे दफ्तर का नंबर हमारी वेबसाइट पे भी गिवन हमारा होता है, हमारे जो फेसबुक के पेजेस हैं उन पे भी हमने दिए हुए होते हैं। बाकी जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्पिक्वस प्लेसेस हैं उन पे भी हमारे ऑफिस के नंबर्स मौजूद रहते हैं। आवाम वैसे भी रूटीन में भी आती है हमारे पास और रोज़ की बुनियाद पे काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात होती है और उनके मसाइल को सुनते हैं और उसका हल निकालते हैं। थैंक यू ताबिना तारिक, बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे और जिस तरह के मैसेजेस आपने दिए स्पेशल फॉर सवाब एंड जनरली फॉर ऑल पब्लिक, ये वाकई सुनने के लायक हैं और इन पर अमल करना चाहिए ताकि जो मसाइल हैं जिस पे हम अपने तौर पर रहते हुए अगर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। एनीवेज, ये तो एक अगर हम कानून की पासदारी से मुतालिक बात करें किरण, लेकिन हम वाकई अपने तौर पर अगर हम बजट को लें, हम अपने तौर पर अगर महंगाई के हवाले से सोचें, थोड़ा सा इस दिमाग इस्तेमाल करके हम कैसे पैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। मैं क्यों बताऊं ये वाली बात कि महंगाई बढ़ रही है तो आप क्या कर सकते हैं। भाई वाकई ये सही कह रहे हैं, हम थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं और लाखों रुपए बचा सकते हैं। यासर फिरोज के पास चलते हैं, वो हमें बताएंगे। पाकिस्तानी अनजाने में भारत, अमेरिका और दीगर ममालिक को फायदा पहुंचा रहे हैं और अपने मुल्क और जेब दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कैसे, ये एक राज है और इस राज को जानने के लिए आपको मेरे साथ स्मार्ट चलना होगा। जी हाँ, स्मार्ट।
पाकिस्तान में महंगाई के कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और जिन अशिया पर 25% से ज़्यादा इजाफा हुआ है उनमें ज़्यादातर इम्पोर्टेड अशिया हैं। अगर पाकिस्तानी इन इम्पोर्टेड अशिया का इस्तेमाल कम करके पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएं तो ना सिर्फ वो अपनी जेब का फ़ायदा करेंगे बल्कि पाकिस्तानी मईशत को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। और ये सब कैसे मुमकिन है, आइए दिखाते हैं। शॉपिंग की शुरुआत करते हैं बच्चों की पसंदीदा बिस्किट से। अब यहाँ कुछ बिस्किट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि हैं इम्पोर्टेड बिस्किट। अब दिखने में छोटे से ये बिस्किट कीमत में है बहुत भारी, यानी 95 रुपये। और अब ज़रा हम इसके बजाय इसे भी ख़रीद लेते हैं। अब यहाँ कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब इसी के बराबर का हमने एक पाकिस्तानी बिस्किट ले लिया और इसकी कीमत है 16 रुपये, यानी 95 रुपये का इम्पोर्टेड बिस्किट खाएं या 16 रुपये का पाकिस्तानी बिस्किट खाएं। अब इन बिस्किट और चिप्स की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती है? क्योंकि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, जो कि आपके महीने के राशन का बिल जो बनता है उसका 20% है। और यहाँ मौजूद है कुछ मायोनीज़। अब हम एक लोकल मायोनीज़ उठाते हैं और एक इम्पोर्टेड खरीदते हैं। और अब चॉकलेट्स कहाँ पड़े हैं? तो चॉकलेट्स यहाँ है। चॉकलेट जिस पर बड़े बच्चे सभी पिघल जाते हैं, तो यहाँ कुछ हमें पाकिस्तानी चॉकलेट्स मिले हैं। जल्दी जल्दी से हम इनकी शॉपिंग करेंगे, एक दो। और अब ये कुछ शौकीन अफराद के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स। अब इसके साथ साथ कुछ बड़े डब्बे भी ले लेते हैं। तो एक हमने उठाया यहाँ से बॉक्स और एक ये इम्पोर्टेड चॉकलेट भी हमने ख़रीद लिया। अब और शॉपिंग भी करते हैं। अब घर से एक और फरमाइश के पिज़्ज़ा खाना है और चीज़ इसके लिए चाहिए होगी, तो चीज़ कहाँ रखी है? यहाँ है चीज़। और हमें यहाँ पर भी दो क्वालिटीज़ मिल रही हैं, यानी कि इम्पोर्टेड भी है और लोकल भी। इम्पोर्टेड है 375 और लोकल है 240 रुपए की। यहाँ पर भी अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है हमें। शाम की भूख मिटाएगा चिप्स का ये बड़ा सा डब्बा, जो कि कीमत में भी बहुत बड़ा है, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए तो सही है। 245 रुपए। लोकल चिप्स भी ले लेते हैं, घर में हर वक्त तो बंदा दोस्तों के साथ नहीं होता, तो ये 50 रुपए की। शॉपिंग हो गई कंप्लीट और अब हम बढ़ रहे हैं कैश काउंटर की जानिब, जहां मैं अपनी एक तरफ रखूंगा इंपोर्टेड आइटम्स और एक जानिब रखूंगा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। और बिल में कितना फ़र्क आएगा ये आप खुद देख लीजिएगा। तो भाई बिल देखकर तो मुझे धचका लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बिल बना है 2636 रुपये और इम्पोर्टेड रशिया का बिल बना है 6248 रुपये। अब आपको समझ आ गया होगा कि वो कौन लोग हैं जो इम्पोर्टेड अशिया ख़रीद कर पाकिस्तान को नुकसान में डाल रहे हैं और भारत, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ज़रा सी अक्लमंदी से आप अपने बिल को कितना कंट्रोल में ला सकते हैं, मिसाल आपके सामने है। तो भैया इम्पोर्टेड रशिया और स्टैंडर्ड का चक्कर छोड़िए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को खरीदिए और अपनी जेब को फ़ायदा पहुंचाइए। ये साइंस तो उन्होंने बता दी है। अकल की बात कर दी, अकल की बात कर दी। वैसे अकल की बात ज़्यादा पता क्यों कर रहे हैं? क्यों? ताज़ा शादी हुई है। अच्छा, और आज बर्थडे भी है। बर्थडे भी, हैप्पी बर्थडे यासिर फिरोज। तो भाई जो यासिर बता रहे थे ना, वो वाकई कैलकुलेशन ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो बजट आया ना, लोग कहते हैं सारी कैलकुलेशंस आउट हो गई हैं। तो बजट पर ही बात करते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन आज उन्होंने पहले आवर में भी किया था, अभी साथ मौजूद हैं फवाद साहब। स्पेसिफिकली अगर हम तालीम और सेहत के बजट की बात करें, क्योंकि मंशूर भी था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि तालीम और सेहत सबसे पहले, तो इसमें कटौती कर दी गई है सर। तो तालीम का फ़रोग़, सेहत के मसाइल, ये फिर कैसे हल होंगे? नहीं, कटौती नहीं की गई। वो तो सेहत कार्ड का इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया ना, जो हमारा सेहत इंसाफ कार्ड है उसको जितना वाइड कर दिया गया है, अब तो वो सेहत का तो वो इशू उस तरह से रहेगा ही नहीं। और सूबे जो है एजुकेशन सर बजट जो है वो बढ़ा रहे हैं। एजुकेशन में तो स्पेशली जो साइंस एजुकेशन है उसको तो बहुत पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट मिला है। 43 बिलियन रुपीस जो हैं वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन रिलेटेड और रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए रखे हैं। ये तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट इस पे आई है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। ओवरऑल जो है, जो हमारे वसाइल थे
और उसके अंदर रहते हुए मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छा बजट जो है वो देने की कोशिश की है, बहुत अच्छा। और ये भी बता दीजिएगा, एक ख्याल ये है कि हेल्प नहीं होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, चैरिटी नहीं होनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये ऑपोजिशन तनकीद कर रही है कि ऐसा बजट में ना कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ग्रोथ नहीं है, नई अपॉर्चुनिटीज कैसे सामने आएंगी, नौजवान बेरोजगारी से कैसे बच पाएंगे, उनको ये सारे मसाइल, इन सब पे बात हुई है खास तौर पर। नहीं, देखिए ना, बात यह है कि इंडस्ट्री को जो, स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं ना ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जॉब्स में जो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि हुकूमत सबको नौकरियां दे, हुकूमतें नौकरियां नहीं दिया करती, हुकूमतें ये माहौल बनाती हैं कि प्राइवेट बिजनेसेस फ्लॉरिश करें, वहाँ पे नौकरियां पैदा हों। अब जैसे ये आपने हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग स्कीम में आप 1,25,000 घर इस बलूचिस्तान में बना रहे हैं, 30,000 जो अपार्टमेंट हैं वो आप इस्लामाबाद में बना रहे हैं। तो ये इतनी बड़े जब आप प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे तो उससे आपकी बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी। इस तरीके से जिस तरह से रियल एस्टेट को आपने उठाया है, ये आपने एक माहौल क्रिएट बनाना है, उस माहौल की तरफ जो है वो जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। यही है। और ज़राअत के बारे में भी बता दीजिएगा, बात भी मुकम्मल कर लें, ज़राअत के शोबे के बारे में भी बता दीजिएगा। देखिए, असल जो दूसरी बात ये है ना कि आपका प्रॉब्लम ये है कि देखें, आपका जो टोटल, आपका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, 22 करोड़ का मुल्क है, 7 लाख लोग उसमें टैक्स दे रहे हैं। आप मुझे बताइए किस तरह से मुल्क जो है वो 7 लाख लोग जो हैं वो 22 करोड़ लोगों का बोझ उठा सकते हैं। 380 कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो 80% पाकिस्तान का टैक्स देती हैं। जब तक ये टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी, हमारे मुल्क में हम सब ये चाहते हैं हमें सहूलतें फर्स्ट वर्ल्ड वाली मिले, लेकिन हमें टैक्स जो है वो हमसे कोई भी ना ले। जब तक आप ये टैक्स बेसिस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ज्यादा लोग अपना कुछ, अब ये मैं देखिए इस पे इतना ही मैं सुन रहा हूँ कि स्लैश हो गया जी, ये 6 लाख रुपया साल का, 6 लाख रुपया जो बंदा उसको कहा गया है भाई 2,500 रुपया टैक्स दे दो, 12 लाख रुपया जो कहा गया 6,000 रुपया टैक्स। अगर हमने 2,000 या 6,000 का टैक्स भी नहीं देना तो मुझे बताइए कैसे आप ऐसा चलाएंगे। टैक्स कल्चर पाकिस्तान में आना चाहिए, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं। हमारे पास आमदनी होगी तो हम एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ पे खर्च कर सकेंगे। पैसे नहीं होंगे, कर्जे लेने पड़ेंगे। जो पहले देखा चल रहा है मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ये तो हमारी मर्जी है। ये सब कुछ करना तो हुकूमत ही का काम है ना फवाद चौधरी साहब। और 1 साल की बात, 1.5 साल की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, वजीर आजम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए 1 साल 1.5 साल के बाद में जो बजट आएगा तो ये जो 30,000, 50,000, 60,000 जो लोग कमा रहे हैं, जिनकी सैलरी स्केल ये है, तो उनके लिए कितनी सहूलत होगी? क्या हम ये सोच सकते हैं कि वाकई ये बजट जितना सख्त है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में उतनी सख्तियाँ नहीं होंगी? देखिए, बड़ी सिंपल बात है। बात यह है आपकी आमदनी ज्यादा होगी, आप ज्यादा सहूलतें दे सकेंगे। आपकी आमदनी कम होगी, आप सहूलतें नहीं दे सकेंगे। अब आमदनी आपकी बढ़ती है एक्सपोर्ट से, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, नौकरियां होंगी, एक्सपोर्ट होगी। आपकी आमदनी बढ़ती है जब आपका यहाँ पे बिजनेसेस फ्लोरिश करते हैं। तो आपने एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की है जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, आपके यहाँ एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, आपकी रेमिटेंसेस बढ़े, हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो। ये इसके मुताबिक है। बाकी ये कल्चर इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, देखते हैं कैसे चलता। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमसे बात कर रहे थे, हमारे साथ थे। एक और खबर शामिल करेंगे। स्कूल फीस में सालाना इजाफा 5% ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, डिटेल्स लेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्करनैन, अहम खबर, डिटेल दीजिएगा। जी बिल्कुल सेम, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को महफूजशुदा अपना फैसला आज सुना दिया है। मुख्तसर फैसला जैसे तजाजुल अहसन ने पढ़कर सुनाया, तफसीली फैसला भी बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन इस मुख्तसर फैसले के मुताबिक वालिदैन जीत गए हैं और निजी स्कूल के जो मालिकान है वो हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वालिदैन की इस्तदा थी कि फीस में सालाना 5% तक इजाफा रहे और खुद इजाफा 5% जायज़ है, उसके अलावा अगर 8% तक ये इजाफा करना चाहेंगे तो इनको रेगुलेटरी अथॉरिटी को जस्टिफाई करना होगा। इस वालिदैन की इस्तदा को मंजूर कर लिया है और यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो सालाना इजाफा सुप्रीम जो फीसें हैं उनमें सिर्फ 5% तक होगा।
और 5% से 8% तक अगर इजाफा स्कूल करना चाहेंगे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को उन्हें जस्टिफाई करना होगा। इसके साथ ही साथ जो फीसों में 20% कमी का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय जितने अबूरी हुक्म थे वो सब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए। तो हम ये जरूर स्कूल मालिकान को पाबंद किया गया है कि जब से वो इंटरिम ऑर्डर था 20% कमी का, उससे लेकर आज तक की जो कम फीस कम की गई थी जो बनती है वो एरियल की सूरत वालिदैन से वसूल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ठीक है, सारी बातें शुएब से कर लें आप, कोई बात नहीं। हालांकि शुएब बिजी है अभी। शुएब ऑन एयर क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ पैसे कमा लूं, इतना फोन यूज करता हूँ किरण मैं। पैसे कैसे यूज करते हैं, लेकिन क्या आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? इंस्टाग्राम भी यूज करता हूँ, लगता है मैं सही तरीके से यूज नहीं करता, 1 रुपया नहीं कमा सके आज तक। आज हम इसको सीखने की कोशिश करें करना और सिखाते हैं किस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूज करके पैसे कमा सकते हैं। हम बात करें इंस्टाग्राम की स्पेसिफिकली कि हाउ डू यू यूज इट इफेक्टिवली, कि आप उसके जरिए अगर आप 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 24 घंटे भी आप दे दो कितने पैसे कमा घर बैठकर हो सकता है, घर बैठकर बैठे बिठाए होता है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सईदा सारा हसन में ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से पैसे कमाए जा सकें। थैंक यू सो मच सारा, वाकई इतना आसान है एक्चुअली फोन को इस्तेमाल करके हम कमा लें। इंस्टाग्राम 2018 में जितना बूस्ट हुआ है उसके बाद ये है ब्लॉगर कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड इट इज़ अ वेरी विजुअली एक्टिव प्लेटफॉर्म। तो व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप जो पिक्चर या जो भी चीज़ लगाएं, एक तो आप बहुत एक हाई रेज अच्छी क्वालिटी का इमेज करें। उसके अलावा अगर आपको आपके फॉलोअर्स कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो ब्रांड्स की नज़रों में आप आते हैं एंड ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, आपको इस तरह पैसे मिल सकते हैं। अब घर बैठी खवातीन जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, हार्डली उनके 30-40 अपने रिश्तेदार ही फॉलोअर्स होंगे, वो फॉलोअर्स बढ़ाएं कैसे? 3000 को वो फॉलो कर रही हैं और 3 लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा दें आप। उनके लिए मशवरा ये है कि उनको एक तो अपने कंटेंट पे काम करना चाहिए, जो पोस्ट कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई मेकअप का प्रोडक्ट पोस्ट करें, उस पर मेकअप ब्रांड्स को टैग करें, उस पर लोगों को टैग करें, यूज़ रेलिवेंट हैशटैग्स वो करेंगे, उससे उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज रेलेवेंट हैशटैग्स। दूसरा ये बताएं कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू पोस्ट? इट डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस कि अगर आप बेसिकली कोई मेकअप ब्रांड पाकिस्तानी ही है तो आप अपने ऑडियंस की टाइमिंग देखें। आप वीकेंड्स पे ज़्यादा पोस्ट करें एंड आप पोस्ट ऐसे टाइम पे करें जब लोगों की लंच ब्रेक्स होती हैं। 9 PM के वक्त पोस्ट करें जब लोग यूजुअली सोशल मीडिया पे आते हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोस्ट करने का टाइम अलग कहा जाता है, ट्विटर का अलग, फेसबुक का अलग और इंस्टा का अलग। और आपने कहा कि ये ब्रांड स्पेसिफिक होता है, ऑडियंस स्पेसिफिक होता है, ये मालूम करना आसान है? ये बेसिकली ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आपकी ऑडियंस किस वक्त इंस्टाग्राम पे आएगी। यूजुअली ये होता है कि यही करते हैं हम कि लंच ब्रेक में हम इंस्टाग्राम थोड़ी देर यूज़ कर लिया, जब हम लोग रात में सोने से पहले थोड़ी देर यूज़ कर लिया। सो इन माई ओपिनियन 3 PM और 9 PM जो टाइम होता है दैट इज़ मोस्ट एक्टिव जब आप कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी इंगेजमेंट कितनी है फॉलोअर्स के साथ और आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उस तरह से ये होता है, एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे पे टैग्स जाते हैं, पीपल टैग देयर फ्रेंड्स ऑन आपके जो पोस्ट होते हैं और उसके बाद देन इवेंचुअली आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। यानी 2 वक्त आपने बता दिया, 3 बजे और रात 9 बजे एक रेलेवेंट हैशटैग्स। तीसरा पॉइंट होता है आपने इंटरेक्शन का वर्ड भी यूज किया, ये कैसे बढ़ाएं? इंटरेक्शन करना, अगर जैसे आपके पिक्चर पे कोई कमेंट करता है आप उसको रिप्लाई करेंगे तो वो वापस रिप्लाई करते हैं, तो एक ऑडियंस से 1-on-1 इंटरेक्शन की जो फील आती है उससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है और आपकी पोस्ट और लोगों की टाइमलाइंस पे और शो करती है। और फिर इस तरह से क्या फिर पैसे कमाना आप कैसे शुरू करते हैं ना? अब ये देखें, ये पॉइंट रह गया अभी। पैसे कमाना ऐसे शुरू होता है कि एक दफ़ा ब्रांड आपको नोटिस कर लेता है, आपके फॉलोअर्स नोटिस कर लेता है, आपकी रीच कर लेता है, वो देखता है कि आप उसको हर चीज़ में टैग कर रहे हैं, देन वो आपको अप्रोच करते हैं, कोई पेड प्रोजेक्ट देते हैं, कोई पेड कैंपेन देते हैं। उसके अलावा ब्लॉगर्स का ये है, मैं भी जब लोगों से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि हम इस पोस्ट के इतने चार्ज करेंगे, इतने चार्ज करेंगे, तो वो आपके फॉलोअर्स पे हाईली डिपेंड करता है। एक दफ़ा फॉलोअर्स बिल्ड हो जाएं उसके बाद इट्स वेरी ईजी कि आप उसको कैश कर लें एंड यू कैन पे आस्क पीपल फॉर मनी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। आपको क्या लगता है सारा, मिनिमम कितने फॉलोअर्स हों तो आपको लगता है कि अच्छा आप कमाने के लिए ना एक रास्ता मिल गया? इंस्टाग्राम के हिसाब से, अपने स्टैट्स के हिसाब से उनके 1000 फॉलोअर्स अगर मिनिमम हो एंड उसमें भी आपकी इंटरेक्शन इतनी है और लोग आपको, ब्रांड्स आपको देते हैं काम कि आपकी इंगेजमेंट इतनी है कि फॉलोअर्स एक्चुअली आपकी एडवाइस को यूज़ करते हैं एंड दे बाय प्रोडक्ट्स,
उसके बेसिस पे ब्रांड्स आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक 1000 इज़ अ फेयर नंबर। ओके, और सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा। सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस वक्त भी आप एक्टिव हैं उस वक्त सुपर एक्टिव रहें। एटलीस्ट 7 to 10 पोस्ट अ वीक आपको डालनी पड़ती है ताकि इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव। और कितना टाइम कंज्यूम होता है सबके ऊपर अंदाजा बता सकें अगर आप? टाइम पर पोस्ट आई थिंक अगर आपकी रिसर्च राइट हो, आपको हैशटैग से आप अवेयर हो, तो इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स कि आप पोस्ट करें। और करने भी आपने सिर्फ दिन में 2 दफ़ा है, करना भी 2 से 3 दफ़ा। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक खातून जो कि अब आपको देख रही है और सोच अच्छा मैं स्टार्ट करती हूँ और उसके माइंड में आइडिया ये आ गया चलिए मैं फूड रिव्यूज़ पर काम कर लेती हूँ, वो कर सकती है और उसके लिए भी यही टाइम बेहतर है पोस्ट करने के लिए और वीडियोस वो शेयर बिल्कुल करने कर सकती हैं। उनके लिए बेस्ट ये होगा फूड रिव्यू जहाँ का भी पोस्ट करिए उस रेस्टोरेंट को टैग कर दिया उन्होंने, ठीक है। और हैशटैग जो वो यूज़ करें वो रेलेवेंट यूज़ करें कि उनके कंपेटिटर्स के साथ भी मैच करें और व्हेन पीपल पुट द हैशटैग इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट भी उसमें अपीयर हो। ये हैशटैग की साइंस क्या है थोड़ा सा प्लीज बताइए। हैशटैग ये होता कुछ है एग्जांपल्स दें 2-3। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ की पोस्ट नया दिन की पोस्ट लगा रही हूँ, अगर मैं नया दिन को हैशटैग कर दूंगी तो जब भी कोई नया दिन लिखेगा इंस्टाग्राम पे उसमें मेरी पोस्ट शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हैशटैग चलता है, वो आपकी पोस्ट को ट्रेंड्स के साथ अपीयर करता है लोगों के सर्च में। ओके, यानी अगर मैं ये ठीक है, ये भी इसका एक आसान सा हल हो सकता है ना कि आप हैशटैग और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कर दें, ये हो जाएगा। और करते रहे और सब करते रहे, शायद वो सुन लेंगे। अच्छा, ये तो आपने मुझे बता दिया एक आम खातून ऑफिस गोइंग जो शख्स है वो भी डिफरेंट आइडियाज़ पर काम करे तो उसके लिए भी यही टाइम है, इस टाइम पर ही पोस्ट करेगा वो। ऑफिस में लंच ब्रेक्स यूजुअली लोगों की 1 से 3 के कॉमनली होती है, किसी का 1 to 2 होता है, 2 to 3 होता है। तो मैं भी पर्सनल यूज़ करूँ तो मैं उस टाइम में 1-2 मिनट के लिए भी खोल लूँ अगर, तो आई ओपन इंस्टाग्राम। तो ऑफिस गोइंग लोगों के लिए यही टाइमिंग 9 PM भी उन्हीं का टाइम होता है। एंड फॉर पीपल जो घर पे यूजुअली होते हैं उनके लिए भी ये एक कॉमन टाइम है जिस पे लोग सोशल मीडिया पे आते ही हैं। और इंस्टा पे लाइव आने से फ़ायदा ज़्यादा होता है? वो तब होता है जब आपकी फॉलोइंग हो, क्योंकि जब आप लाइव जाते हैं एक नोटिफिकेशन आपके फॉलोअर्स को जाती है एंड दैट डिपेंड्स कि आपके फॉलोअर्स कितने, उस हिसाब से आपके लिए वो ठीक है। सारा थैंक यू सो वेरी मच। और अब जो आप पोस्ट देखते हैं नया दिन की हो या समा की हो तो शी इज़ द गर्ल, क्योंकि ये सोशल मीडिया टीम को हेड कर रही हैं और जितने भी पोस्ट हैं जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सारा उनको देख मैंने आपको एक्सपोज कर दिया है। और ये जितने आराम से बैठ के यहाँ पे बात कर रही है ना, इतने आराम से बैठ के काम नहीं कर रही होती है। वेरी एक्टिव माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब जरा बढ़ते हैं आगे क्योंकि अब जरा हमने बात करनी है क्रिकेट की बात करते हैं जनाब। नहीं, क्रिकेट की नहीं, मेरा ख्याल है किरण हम बात कर लेते हैं बारिश की, क्योंकि ना क्रिकेट वर्ल्ड कप के बजाय लग रहा है कि बारिश का कोई वर्ल्ड कप है, बारिश लेकर जाएगी ये वर्ल्ड कप, मुकाबले धुल रहे हैं क्योंकि बारिश के बायस शाहीन श्रीलंकन टीम पर तो अटैक उस तरह से नहीं कर सके, लेकिन क्या आज शाहीन कैंगरूज को दबोच पाएंगे या कहीं बारिश दबोच लेगी, क्योंकि आज फिर बारिश का इम्कान है। तो वर्ल्ड कप में आज एक अहम मैच है पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। इस अहम मैच से मुतालिक हम बात करेंगे क्योंकि क्या सितारे कहते हैं और बादलों के बाद भी दिखाई देते हैं सितारे, यही तो हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप नहीं ढूंढ सकते। हम तो वैसे भी नहीं ढूंढ सकते किरण, अगर मतलब जुज़वी तौर पर साफ भी हो भले क्लियरली भी। एनीवेज आज का जो मैच पहले रिपोर्ट दिखाई चले आप एक मुझे। ये कि हमने पिछला मैच क्योंकि हम नहीं जीत पाए, बट आज के मैच की क्या तैयारियां हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार की, पहले वो देखिए फिर मजीद इसी पर बात करते हैं। और हमारे कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि वार्नर, फिंच और स्मिथ इनकी विकेटें आम होंगी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा स्मिथ पर जुमलेबाजी नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि टीम पाकिस्तान खतरनाक है। सितारों का हाल ही पूछें किरण, सितारों का सितारे क्या कह रहे हैं? यहाँ तो लाइट्स हैं, यहाँ लाइट्स हैं, यहाँ बादल नहीं है। तो भाई बादल छटेंगे, कामयाबी सामने आएगी कि नहीं। कनान चौधरी हमारे साथ हैं, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं, वो सारी बातें छोड़ दें, खैरियत वैरियत हम सब बाद में पूछेंगे। मुझे ये बताया आज हम जीत रहे कि नहीं जीत रहे? इंशाल्लाह लास्ट शो में मैं आपके पास आया था तो मैंने प्रेडिक्शन देते हुए आपको बताया था कि 3 का अदद जो है ये काफ़ी लकी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने वर्ल्ड कप जीता था 1992 को जमा करने से अदद 3 बनता है, तो अब भी अदद 3 बन रहा है। लेकिन हमारे कैप्टन जो हैं उनकी लक स्टार्ट होगी जून में, आपको याद है जैसे ही जून का आगाज़ हुआ हमने इंग्लैंड जैसी टीम को बड़े बुरे तरीके से मारा है। वो शोएब अख्तर के अल्फाज फेंटा लगाया, तो वो वाला सिस्टम किया है। आज भी जून जब आप देखें कि हमने इंग्लैंड को हराया उस दिन भी 3 की डेट थी और टोटल करने से भी अदद 3 बन रहा था। आज भी 3 का अदद बन रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नंबर्स की कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच वॉश आउट होगा।
ये मैच इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वाटर साइंस में 2 नंबर आते हैं, 2 और 7। 11 का मैच जो है वो प्रॉब्लम में था क्योंकि 2 का अदद मून का है, वाटर साइन है। सही। तो इस महीने में ये आ रहा है कि जब भी कोई अदद आ रहा है जमा करने से भी वही बन रहा है, तो डबल इन्फ्लुएंस हो जाता है मून का, जिस वजह से मून का अदद 2 और 7 दोनों है। तो 7 का मैच भी वॉश आउट हुआ है, तो 16 का मैच भी खतरे में रहेगा आगे आने वाले टाइम पीरियड में। या 8 के जो मैच हैं 8, 17 या 26 के, उन पर थोड़ा खतरा रह सकता है क्योंकि डिलेज का अदद है, 8 का अदद, तो प्रॉब्लम्स रह सकती है। आज की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मैच अगर पूरा कंप्लीट नहीं होता तो देन भी डकवर्थ लुइस पे फैसला होना चाहिए, क्योंकि वॉश आउट नहीं यानी जो भी हो, सितारे ये कह रहे हैं कि ये मैच पाकिस्तान का मैच का आज फैसला हो सकता है और ये पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अगर मैं डे की बात करता हूं तो डे पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा फेवर कर रहा है। अदाद की बात करूं तो दोनों टीमों को फेवर मौजूद है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के टॉस जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 300 प्लस स्कोर हो सकता है। ये तो सबको लगता है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेता है तो वो जीत जाता है। ये तो एक आम ख्याल भी है। मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं तो आज की कैलकुलेशन में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान के हारने के हवाले से। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच अपने नाम कर लेगा। अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो इमामुल हक एक अच्छा आगाज़ दे सकते हैं हमें, बाबर आजम भी अच्छा खेलेंगे, लेकिन अगर मुझे एक प्लेयर का नाम लेना हो टीम से तो मैं हफीज का नाम लूंगा। मैं उन्हीं के बारे में पूछने लगा था आपसे, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट मैच में भी जो 3 जून को हुआ था, मैंने मोहम्मद हफीज का नाम लिया था शुएब जट के सवाल का जवाब देते हुए, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था उस दिन भी। आज भी मुझे लग रहा है कि मोहम्मद हफीज जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और बॉलिंग में अगेन मुझे वहाब रियाज का दिन अच्छा नजर आ रहा है। ओके, अब क्योंकि आप बार बार जब अदद की बात करते हैं आप कहते हैं 3 इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, लेकिन टॉप 4 के हवाले से बता दें कि उसमें क्या पाकिस्तान जगह बना पाएगा? जी बिल्कुल, मैं ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन दे चुका हूं कि टॉप 4 में तो पाकिस्तान इंशाल्लाह लाजमी है। अब टॉप 3 में आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं। थोड़ा सा ये देखना होगा मुझे कि आने वाले टाइम पीरियड में जो बड़े मैचेस हैं लाइक सेमीफाइनल्स, वो किन डेट्स पे आ रहे हैं। क्योंकि मुख्तलिफ डेट्स हैं सेमीफाइनल्स की, तो वो तो फिर देन ही कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि बारिश की वजह से पॉइंट भी आगे पीछे हो गए हैं, तो उसका अंदाज़ा थोड़ा बाद में लगाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट है। जून का महीना कमबैक का था, कमबैक हो चुका है, इंशाल्लाह आज भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये महीना सरफराज के लिए भी काफ़ी लकी। अच्छा, वैसे तो ना मजमूई तौर पे लोग इवेंट जो भी चल रहा है वर्ल्ड कप, उसके बारे में ये कहते हैं कि सबसे अच्छे सितारे, सबसे अच्छे नंबर्स जो है ना वो बारिश के, यही हावी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मजमूई तौर पर इस इवेंट में, ये मेगा इवेंट है क्रिकेट का, तो आप टॉप 3 टीम्स क्या देखते हैं? हम सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, कुछ दीगर टीम्स की भी बात करें ना। टॉप 3 टीम्स बताइए। अगर मुझे आप टॉप 3 टीम्स का पूछेंगे तो 2019 का जो लकी कलर है वो येलो है, तो ये एज तो ऑस्ट्रेलिया के पास गया। अगेन उनके जो कैप्टन है वो अपने लकी टाइम में चल रहे हैं, थोड़ा सा उनके प्रॉब्लम आगाज वाले मैचेस में होंगी, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था, वही हुआ। तो नंबर 1 पे मैं ऑस्ट्रेलिया को रैंक करूंगा, सेकंड नंबर पे मैं इंग्लैंड को करूंगा। नहीं तो हम पाकिस्तानी प्लेयर से कहते हैं पीला चूजा साथ ले रहे हैं सारे एक मिनट, इस पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेशन करनी है, तो मैं उस पर जाऊंगा। नंबर 1 पे मैं न्यूमरोलॉजिकली चूज करूंगा ऑस्ट्रेलिया को, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड को मैं रैंक करूंगा, न्यूमरोलॉजिकली बात कर रहा हूँ मैं, और थर्ड नंबर पे इंडिया की टीम नहीं आएगी, क्योंकि मजबूत जरूर है वो, ऑन पेपर टीम मजबूत जरूर है, लेकिन विराट कोहली इतने लकी कैप्टन नहीं है कि वो अपनी टीम को बड़े मैचेस में अच्छे तरीके से लीड करके आगे ले जा। पीला कलर भी नहीं है उनके पास, तो वो नहीं है उनके पास। तो मुझे लगता है कि मैं थर्ड नंबर पे पाकिस्तान को लूँगा। ओके, नंबर्स के लिहाज से थोड़ा सा पाकिस्तान का रैंक नीचे जाता है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है 3 का आदत भी है साल में। जुलाई का महीना ज़्यादा लकी होगा सरफराज के लिए, और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 20 जून के बाद जुलाई के महीने का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम के चांसेस काफ़ी ब्राइट। लेकिन अब कलरोलॉजी पर आए ना, आपने ये पीला कलर फंसा दिया मेरे दिमाग में। पीला चूजा फंस गया। देखिए, कलर्स की हम बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करनी। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कलर किस टीम, अब जब 1992 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता था तो देन भी ऑस्ट्रेलिया का कलर लकी था अकॉर्डिंग टू ईयर, लेकिन हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ कलर, सेकंड थिंग इसके कैप्टन की डेट जो है वो कितने लकी टाइम में चल रहा है, क्योंकि डिसीजन कैप्टन का आपको जिताता है या हरवाता है। अगर कैप्टन ने गलत जगह पे
गलत बॉलर लगा दिया तो आप मैच हार सकते हैं और जीत। बिल्कुल सही कनान साहब, ये तो आप स्पेसिफिकली मैच और 92 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले जरदारी साहब से मुतालिक भी पेशगोई की थी कि वो गिरफ्तार होंगे, तो ये भी लोग जोड़ रहे हैं कि 92 में जो जो था, जो अंदर हुआ, वो हम मैच भी उस टाइम पर जीते थे, तो कोई लिंक है इसका और अभी भी सिचुएशन वैसी ही है? अब देखें, मैं न्यूमरोलॉजी में हमेशा बताता हूँ कि मुझे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं न्यूमरोलॉजी में एक से, नहीं आप जीनोलॉजी में बता दें। मैं बता रहा हूँ, अब 1 से लेकर 9 तक अदाद होते हैं, तो 9 साल बाद क्या होता है, फिर अदद 1 आ जाता है। तो मैं हमेशा ये रिपीट करता हूँ कि 9th ईयर का एक साइकिल होता है, जिंदगी आपकी रिपीट होती है। अच्छा, 1992 को अगर आप देखें, उसको छोड़ दें, 2010 को भी देखें तो नवाज शरीफ साहब जेल में ही थे। अगेन 9 साल बाद क्या सिचुएशन है, वही सिचुएशन। वो टीम का तो उनके लिए खतरनाक है, टीम के लिए सही है। टीम के लिए सही है सर, यही तो चीजें हैं कि हर अदद हर लिहाज से मुख्तलिफ पर्सनस के साथ मुख्तलिफ तरीके से बिहेव। ये जुम्मे के हवाले से भी है जी, जुम्मे के हवाले से भी है। जुम्मे का दिन पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ज्यादा लक्की है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सियासी शख्सियत के लिए बिल्कुल लकी नहीं है। नहीं, सियासी शख्सियत के लिए लकी है, PMLN के लिए लकी डे है जुम्मे का दिन। ओके, थैंक यू सो मच कनान साहब, सादा मौजूद थे। आज आपने न्यूमरोलॉजी से लेके ना कलमरोलॉजी सारा कट्टा छट्टा खोल के सामने रख दिया। पीला चूजा दें टीम को। मुझे बहुत हंसाया आपने, आज रुक जाए। तो भाई टीम पाकिस्तान के फैंस बड़े पुरुमीद हैं कि बारिश मैच में रुकावट नहीं बनेगी और टीम पाकिस्तान मैच जीतेगी इंशाल्लाह। हैकर्स ने ना बॉलीवुड स्टार्स का अकाउंट देख लिया है, एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं। हमने आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था, अब बारी आई है अदनान समी खान की, और यहाँ उनके ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया और इनकी प्रोफाइल पर भी इमरान खान की तस्वीर लगा दी गई। क्या बात है, हैकर्स ने प्रोफाइल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तस्वीर चश्मा की। कोई पूछे तो कहना कप्तान आया था। अच्छा, और तस्वीर के नीचे नाम के साथ टर्किश लैंग्वेज में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया गया है। हमने तब भी देखा जब अमिताभ बच्चन की तस्वीर रिमूव की और इमरान खान की तस्वीर लगाई, तो वहाँ पर भी हमें लगा कि दे लव पाकिस्तान, दे लव PM इमरान खान। और पाकिस्तान और टर्की का फ्लैग ये भी लगाया गया। तो हैकर्स ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अदनान समी की जानिब इशारा करते हुए उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि जिसने हमारे ब्रादर मुल्क पाकिस्तान से गद्दारी की है तो वो जान ले कि अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी झंडे को अपनी प्रोफाइल तस्वीर के तौर पर देखेगा। मुझे इसका इंतजार है, ये मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल, आप सबको मुझे पता है हमारा इंतजार है, क्योंकि हम आपसे भी कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़, मुलाकात है कल दोबारा। फीडबैक जरूर दीजिए, कल हाजिर होंगे नए मौज़ूआत, नए मेहमानों के साथ, नई रंगों की बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।